चैप्टर 309 9 प्रांतों की स्थापना, 36 कमांडरी का विभाजन, इंपीरियल एकेडमी की नींव, एम्पायर पैनल का प्रकट होना। ज़ांगटाई पैलेस के अंदर। काम अच्छा करना हो तो पहले अपने औजार तेज करने पड़ते हैं। हमारे ग्रेट किन के हथियार तो पहले ही दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन तुम जो जीवन के औजार की बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? यिंगज़ेंग ने जिज्ञासा से पूछा। दरबार के अंदर। यिंगज़ेंग हमेशा ज़ाओ फेंग की राष्ट्रीय नीतियों का पूरा समर्थन करता था, पर ज़ाओ फेंग जिस जीवन के औजार पर इतना जोर दे रहा था, वो अभी तक उसके लिए स्पष्ट नहीं था। पिताजी, ये देखिए। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया और अचानक कुछ सफ़ेद पत्र निकाल लिए। ये क्या है? ज़ाओ फेंग के हाथ में सफ़ेद कागज़ देखकर यिंगज़ेंग हैरान रह गया और तुरंत उन्हें ले लिया। ये कागज़ है। इससे हम बैम्बू स्लिप्स की जगह सरकारी दस्तावेज़ लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये कैसे बनता है? यिंगज़ेंग ने आश्चर्य से पूछा। उसी पल उसने इस चीज़ की महत्ता को समझ लिया। ये सिर्फ किन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक युगांतकारी आविष्कार था। ये पेड़ों से बनता है, ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। फिंगर, ये तो सच में देवताओं का वरदान है। बैम्बू स्लिप्स मजबूत तो होते हैं, पर बहुत भारी होते हैं और उनमें लिखने की जगह भी कम होती है। अगर हम इनकी जगह इस कागज़ का उपयोग करें तो भविष्य में किन का प्रशासन काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। यिंगज़ेंग खुलकर हंस पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, कागज़ लिखित ज्ञान का वाहन बनेगा, जो ज्ञान को संभाल कर रखने और पूरे देश में फैलाने का काम करेगा। साम्राज्य के लोगों को शिक्षित करना, सबको लिखना पढ़ना सिखाना, बिना इसके असंभव है, ज़ाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। ये सुनकर यिंगज़ेंग की आंखें फैल गई और उसने गहरी सांस ली। फेंगर, मैं सोचता था कि दुनिया को एकजुट करना ही इतिहास को हिला देने वाली उपलब्धि है, पर तुम पूरे देश के लोगों को शिक्षित करना चाहते हो। ये काम बहुत कठिन है। ये कठिन ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लिखने पढ़ने का अधिकार सिर्फ कुलीनों के हाथ में रहे। ना ही मैं चाहता हूँ कि साम्राज्य के लोग हमेशा बिना आगे बढ़ने के रास्ते के जीते रहें। पिताजी, क्या आपको हमारी वर्तमान किन व्यवस्था की कमी नज़र नहीं आती? कमी? यिंगज़ेंग थोड़ा चौंक गया, पर ज़ाओ फेंग के गंभीर चेहरे को देखकर उसने कुछ देर सोचा, फिर अचानक समझ गया। युद्ध योग्य पुरस्कार व्यवस्था, यिंगज़ेंग ने धीरे से कहा। बिल्कुल सही। सेंट्रल प्लेन्स के एकजुट होने से पहले किन अन्य राज्यों से श्रेष्ठ इसलिए था क्योंकि उसकी सुधार नीतियां और ये युद्ध पुरस्कार व्यवस्था थी। हर किन पुरुष सेना में भर्ती हो सकता था। हर किन पुरुष युद्ध में वीरता दिखाकर पद और सम्मान पा सकता था। लेकिन अब सेंट्रल प्लेन्स एक हो चुके हैं। हुआशिया की भूमि पूरी तरह एकजुट हो चुकी है। युद्ध समाप्त हो चुके हैं और आने वाले काफ़ी समय तक किन को पुनर्स्थापन और स्थिरता पर ध्यान देना होगा। सिर्फ तभी किन साम्राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी टिक पाएगा। अब किन को जो करना है वो है लोगों को जागरूक और शिक्षित करना, सबको लिखना पढ़ना सिखाना। ये मुश्किल है पर ज़रूरी है। सिर्फ इसी तरह किन ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैदा करेगा जो सिर्फ कुलीनों से ही नहीं बल्कि हर वर्ग से आएंगे। युद्ध से कोई महान बन सकता है, पर ज्ञान और बुद्धि से ही कोई ऊंचाई तक पहुंच सकता है, ज़ाओ फेंग ने दृढ़ता से कहा। तो तुम क्या योजना रखते हो? यिंगज़ेंग ने पूछा। उसे पता था कि ज़ाओ फेंग की सोच बिल्कुल सही थी। राजनीति में शायद ज़ाओ फेंग अभी उससे आगे न हो, राज्य व्यवस्था में भी नहीं,
पर हजारों सालों के हुआशिया के इतिहास की समझ के साथ ज़ाओ फेंग जानता था कि कौन सी नीतियां ज़रूरी हैं। उसका काम था सुझाव देना और यिंग ज़ेंग का काम था उन्हें लागू करना, धीरे धीरे साम्राज्य को मजबूत बनाना। इस समय सड़कों और लिपि का एकीकरण चल रहा था। अगला कदम था लोगों को शिक्षित करना। कुलीन वंशों का सामना करना भी एक कदम था और साम्राज्य के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण एक और कदम। पहला, हमें भूमि का विभाजन करना होगा। 9 प्रांतों की स्थापना और कमांडरी का निर्धारण। पुराने राज्यों को कमांडरियों में बदल दिया जाएगा, जिन्हें नियुक्त अधिकारी शासित करेंगे। हर कमांडरी के अंदर अकेडमियां स्थापित की जाएंगी, जहां लोगों को शिक्षा मिलेगी और प्रतिभा का विकास होगा। कमांडरियों का विभाजन मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। ये योजना मैंने काफी पहले बना ली थी, यिंग ज़ेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी मेज से एक नक्शा निकाला। नक्शा खोलते ही ग्रेट किन की 36 कमांडरियां स्पष्ट दिख रही थीं। ये नक्शा पूरे किन साम्राज्य को 36 कमांडरियों में बांट रहा था। हर कमांडरी अलग अलग शासित होने वाली थी। सेंट्रल प्लेन्स के एकजुट होने से पहले ही यिंग ज़ेंग ने ये सब तैयारी कर ली थी। 36 कमांडरियों के ऊपर हम 9 प्रांतों की स्थापना करेंगे। हुआशिया की 9 कॉल्ड्रन्स की परंपरा को ध्यान में रखते हुए 9 प्रांतों की नींव रखी जाएगी। आओ। यिंग ज़ेंग तुरंत खड़ा हुआ और पिछले कक्ष की तरफ चल पड़ा। ज़ाओ फेंग भी पीछे पीछे गया। उनके सामने साम्राज्य के भौगोलिक आकार का एक विशाल सैंड टेबल मॉडल था। 36 कमांडरियां तैयार हैं, उन्हें कभी भी लागू किया जा सकता है, पर 9 प्रांतों का विभाजन, वो जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, यिंग ज़ेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाओ फेंग ने पूरा अधिकार दे दिया। ठीक है। ज़ाओ फेंग ने बिल्कुल देर नहीं की। वो आगे बढ़ा, अपनी कमर से तलवार खींचकर। ये क्षेत्र, जिसमें बाइयुए की भूमि भी शामिल है, यांग प्रांत के नाम से जाना जाएगा। तलवार की एक ही वार में ज़ाओ फेंग ने पुराने चू राज्य के क्षेत्रों को नक्शे पर विभाजित कर दिया। लेकिन बाइयुए अभी पूरी तरह विजित भी नहीं हुआ है और तुमने उसे पहले ही 9 प्रांतों में शामिल कर लिया। यिंग ज़ेंग हंस पड़ा। ये सिर्फ समय की बात है। बाइयुए के लोग, जिन्हें लोग बर्बर कहते हैं, असल में चियाओ के वंशज हैं, बिल्कुल हमारी तरह। जब हमारी नीतियां लागू होंगी, तब अगला कदम होगा बाइयुए की भूमि को पूरी तरह सेंट्रल प्लेन्स के अधीन लाना और यांग प्रांत की स्थापना करना। ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जारी रखो। ज़ाओ फेंग को आगे बढ़ने का संकेत देते हुए यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाया। चू और हान की भूमि। ज़ाओ फेंग की तलवार एक बार फिर चली। जिंग प्रोविंस का रूप लेगी। ची की भूमि और पुराने चू का एक हिस्सा सू प्रोविंस कहलाएगा। किन का केंद्रीय मूल क्षेत्र और बा और शू की भूमि लियांग प्रोविंस बनेगी। यन की भूमि और वे का एक अंश यू प्रोविंस होगी। किन की योंग राजधानी और ज़ाओ का एक हिस्सा योंग प्रोविंस कहलाएगा। ज़ाओ की भूमि और यन का एक हिस्सा किंग प्रोविंस बनेगा। ची की भूमि और यन का एक और अंश ज्यून प्रोविंस होगा। दे की भूमि और यन के उत्तर के क्षेत्र जी प्रोविंस के नाम से जाने जाएंगे। तलवार के हर चलने के साथ उनके सामने दुनिया का नक्शा धीरे धीरे विभाजित होता चला गया। यही था ग्रेट किन की 9 प्रोविंसेस का आरंभिक रूप। मूल इतिहास में किन के पतन के बाद हान वंश की स्थापना हुई थी। हान ने किन के कानून, युद्ध योग्य पुरस्कार व्यवस्था और प्रीफेक्चुरल शासन प्रथा को पूरी तरह अपना लिया था। समय के साथ उस व्यवस्था ने विकास किया
और आगे चलकर हान वंश के 13 प्रोविंसेस का जन्म हुआ। लेकिन अब ज़ाओ फेंग ने ग्रेट किन को 9 प्रोविंसेस में विभाजित कर दिया था, हुआशिया के 9 पवित्र कॉल्ड्रन्स की परंपरा के अनुसार। भविष्य में यही कॉल्ड्रन्स साम्राज्य को स्थिर रखने का आधार बनने वाले थे। बहुत अच्छा, यिंग ज़ैंग मुस्कुराया जब उसने ज़ाओ फेंग द्वारा बनाए गए 9 प्रोविंसेस को देखा। अब जब 9 प्रोविंसेस स्थापित हो चुके हैं तो प्रीफेक्ट्स के ऊपर भी कोई अधिकारी होना चाहिए जो प्रत्येक प्रोविंस के शासन को देख सके। इससे सियानयांग की केंद्रीय दरबार पर छोटी छोटी बातों का बोझ कम हो जाएगा। यिंग ज़ैंग हंस पड़ा। ये तो स्वाभाविक है, ज़ाओ फेंग ने जवाब दिया। जो प्रोविंस का शासन संभालेगा उसे गवर्नर कहा जाएगा। इसके अलावा हर प्रोविंस में एक जनरल होगा जो सैनिक मामलों का जिम्मा संभालेगा और प्रदेश की सेना का नेतृत्व करेगा ताकि स्थिरता बनी रहे। बाद के इतिहास में कई प्रदेशों के शासकों के पास राजनीतिक और सैनिक दोनों शक्ति होती थी, जिससे वे धीरे धीरे स्थानीय सामंत बन गए। ज़ाओ फेंग कभी भी ऐसी गलती को दोहराना नहीं चाहता था। ग्रेट किन में गवर्नर सिर्फ नागरिक प्रशासन देखेगा और सैनिक शक्ति अलग रखी जाएगी। हर प्रोविंस के अंदर कई प्रीफेक्चर्स थीं। अगर हर प्रीफेक्चर के पास सिर्फ 1000 सैनिक भी होते तो पूरे प्रोविंस में लगभग 10,000 सैनिक हो जाते, जो विद्रोह के लिए काफ़ी थे। इसलिए सैनिक और नागरिक शक्ति का विभाजन ग्रेट किन की एक मूल नीति होने वाली थी। गवर्नर, क्या सुंदर पद है! प्रीफेक्ट्स के ऊपर होने के कारण उनका दर्जा हाई मिनिस्टर के बराबर होना चाहिए। पर इन 9 लोगों का चयन सोच समझ कर करना होगा, यिंग ज़ैंग ने गंभीर स्वर में कहा। बिल्कुल, ज़ाओ फेंग ने सहमति जताई। जो प्रोविंस का प्रबंधन संभालेंगे उनका चयन आप ही करें पिताजी। वे सक्षम होने चाहिए, साधारण लोग नहीं। तुमने याद दिलाया तो मेरे मन में पहले से कुछ नाम है। काइट सी और यान बिंग दोनों बड़े जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके अलावा याओ जाया और मंगी। थोड़ा विचार करने के बाद यिंग ज़ैंग ने 4 उम्मीदवार चुन लिए। सभी असाधारण प्रतिभा वाले थे। अब जब 9 प्रोविंसेस और 36 प्रीफेक्चर्स तय हो चुके हैं तो तुम्हारी बात की गई अकेडमीज का क्या? लोगों को शिक्षित करना कोई सरल काम नहीं है। चाहे ये नया कागज ही हो, हमने साम्राज्य भर की किताबें एकत्र कर ली हैं। अगर हम बहुत से लिखने वाले भी भर्ती करें तो भी उन्हें नकल करने और पूरे देश में बांटने में सालों लग जाएंगे। यिंग ज़ैंग ने ज़ाओ फेंग की तरफ देखा। लोगों को शिक्षित करना और सबको लिखा पढ़ा बनाना भविष्य में साम्राज्य के लिए अनंत प्रतिभा का स्रोत बन सकता है, पर इसके लिए अत्यधिक समय, श्रम और संसाधन चाहिए थे। इसीलिए दूसरा मुद्दा है मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। ज़ाओ फेंग ने कुछ छोटे छोटे मोहर जैसे ब्लॉक निकाल लिए। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, जैसे पहले कागज का कॉन्सेप्ट, ये शब्द भी बिल्कुल नया था। ये बिल्कुल मोहर बनाने जैसा है, ज़ाओ फेंग ने समझाया। बस फर्क ये है कि एक पूरी तस्वीर या अक्षर के बजाय हर अक्षर अलग अलग तराशा जाता है। उन्हें मनचाहा सजाया जा सकता है। हाथ से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्याही लगाओ और कागज पर छाप दो। ज़ाओ फेंग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का सिद्धांत समझाया। यिंग ज़ैंग अत्यंत बुद्धिमान था, उसे सिर्फ थोड़ी सी व्याख्या चाहिए थी। ये निश्चित रूप से एक दिव्य आविष्कार है, पूरा का पूरा दिव्य। अगर इस विधि से किताबें छापी जाएं, तो जो काम पहले सालों में होता था अब आधे साल या 1 साल में हो सकता है।
अब समझ आया तुम लोगों को शिक्षित करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो। कागज और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग के साथ ये सपना सच हो सकता है। यिंग ज़ैंग का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वो पहले ही एक ऐसे भविष्य को देख पा रहा था जहां ग्रेट किन का हर नागरिक लिखना पढ़ना जानता हो। अकेडमीज की स्थापना के लिए हम काउंटी स्तर पर काउंटी एकेडमीज बनाएंगे, फिर हर प्रीफेक्चरल राजधानी में प्रीफेक्चरल एकेडमीज और हर प्रोविंशियल राजधानी में प्रोविंशियल एकेडमीज बनाएंगे। इसके ऊपर सियानयांग में इंपीरियल एकेडमी होगी। 3 स्तर का परीक्षा प्रणाली लागू होगी। सिर्फ वही लोग जो प्रोविंशियल एकेडमी की परीक्षा पास करेंगे इंपीरियल एकेडमी में प्रवेश पाएंगे। अंतिम मूल्यांकन के बाद सफल लोगों को सरकार में पद दिया जाएगा, जाओ फेंग ने घोषणा की। 3 स्तर की परीक्षा प्रणाली और अंतिम चयन राजधानी में, ये तो प्रतिभा चयन का बिल्कुल नया तरीका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यिंग ज़ैंग पूरी तरह चकित था। आज जाओ फेंग ने उसे इतनी चौंका देने वाली बातें बता दी थीं कि उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इस परीक्षा प्रणाली को इंपीरियल एकेडमी एग्जामिनेशन कहा जाएगा, जाओ फेंग ने मुस्कुराकर कहा। एकेडमीज बनाने के लिए शिक्षक और विद्वान चाहिए होंगे, उन्हें तुम कहाँ से लाओगे? और एकेडमीज चलाने के लिए बहुत धन चाहिए होगा, इसका प्रबंधन कैसे करोगे? पुराने समय में की प्रसिद्ध जीशिया एकेडमी भी सबके लिए खुली नहीं थी। उसमें प्रवेश के लिए प्रतिभा के साथ साथ धन भी चाहिए होता था। तुम्हें इन बातों पर गहरा विचार करना होगा, यिंग ज़ैंग ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर जाओ फेंग हंसा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जैसे सब कुछ पहले से ही सोच रखा हो। पिताजी, मुझे ये बताइए, ग्रेट किन का असल सम्राट कौन है? मैं नीतियां सुझाता जा रहा हूं और अब आप चाहते हैं कि उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी मैं ही संभालूं? मैं बस सुझाव देता हूँ, कभी खुद इन्हें अमल में लाने का इरादा नहीं रखता। मतलब ये सब अब तुम्हें खुद ही देखना होगा पिताजी। मैं अब घर जा रहा हूँ। इतना कहकर जाओ फेंग ने हाथ हिलाया और निकलने के लिए मुड़ गया। यिंग ज़ैंग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया जाओ फेंग की इतनी दृढ़ता देखकर। लंबी खामोशी के बाद उसने निराशा भरी आवाज में कहा, ये निकम्मा बच्चा एक साथ इतने सारे मामले मेरे ऊपर डाल दिए, क्या मुझे थकाने का ये तरीका है? शिकायत के बावजूद उसने अपने हाथ में रखे कागज और मूवेबल टाइप ब्लॉक्स की तरफ देखा। ये लड़का, इसका दिमाग कैसे काम करता है? कागज, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, एकेडमीज और ऑफिशियल्स की भर्ती के लिए परीक्षा प्रणाली, ये सब देश और लोगों के लिए कितने लाभदायक हैं। जब पहले की 4 नीतियां पूरी तरह लागू हो जाएंगी, तब ये नए प्रयास, ग्रेट किन एक ऐसे बदलाव का सामना करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। फिर भी वो लड़का युद्ध पुरस्कार व्यवस्था की कमी देख गया, पर कोई समाधान नहीं दिया। छोड़ो, साम्राज्य अभी-अभी एकजुट हुआ है, बहुत काम है। मुझे पहले इन नीतियों के लिए योजनाएं तैयार करनी होंगी। भूमि को प्रीफेक्चर्स और प्रोविंसेस में बांटना और एकेडमी स्थापित करना, सभी के लिए प्रतिभाओं की ज़रूरत है। शायद मैं की से शिक्षक बुला सकता हूँ, वहाँ ज्ञान की बहुत कद्र है, पर अभी भी काबिल लोगों की कमी है। शायद मुझे चांसलर लू को बुलाना चाहिए। इतने बड़े काम के लिए एक स्ट्रैटेजिस्ट की ज़रूरत है। जाओ फेंग के निवास में। जय हो मेरे प्रभु। ली मू, हानशिन, सीमा शांग और अन्य लोग जाओ फेंग के सामने झुककर सलाम करने लगे। तुम लोग आ गए हो, बैठो, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद मेरे प्रभु।
लोग तुरंत अपनी जगह ले लिए, पर तीनों की शक्ल पर थोड़ी सी अजीब सी प्रतिक्रिया थी। अगर कुछ कहना है तो सीधा कह दो, जाओ फेंग ने इम्पेशेंटली कहा। मेरे प्रभु, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप फर्स्ट एम्परर के पुत्र होंगे, और अब तो आप किन के क्राउन प्रिंस भी बन गए हैं। वास्तव में, सीमा शांग ने जोड़ा, जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी तो लगा ये झूठ होगा। हाँ, जो है वही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पता है तुम्हें क्यों बुलाया है? पता नहीं, तीनों ने तुरंत जवाब दिया। अब जब मैं ग्रेट किन का क्राउन प्रिंस हूँ और साम्राज्य के सैनिक और राजनीतिक मामले देख रहा हूँ, तुम्हें छुपकर रहने की जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें फर्स्ट एम्परर से मिलवाऊंगा और समय आ गया है सेना में वापस जाने का। हम आज्ञा पालन करेंगे मेरे प्रभु। लीमू और सीमा शांग ने उत्साह से जवाब दिया और गहरी झुकाव किया। मेरे प्रभु, और मैं? हान शिन ने उत्सुकता से पूछा। तुम भी, जाओ फेंग ने कहा। मैं तुम्हें बाईयू क्षेत्र में दाखिल करूंगा और फिलहाल 10,000 सैनिकों की कमांड दूंगा। हान शिन अभी जवान था, पर प्रतिभाशाली और उपयोगी था। बाईयू क्षेत्र में आने वाले समय में सैनिक कार्यवाही की जरूरत पड़ेगी, तो हान शिन को पहले भेजना एक अच्छा पहला कदम था। धन्यवाद मेरे प्रभु। ठीक है, जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर उन्हें भेज दिया। जाओ और विश्राम करो। जी मेरे प्रभु। तीनों ने झुकाव करते हुए हॉल से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जाओ फेंग के चेहरे पर मुस्कान थी। इतनी सारी नीतियां मेरे पिताजी को काफी व्यस्त रखेंगी, उसने सोचा। जब ये लागू हो जाएंगी, ग्रेट किन एक पूरा बदलाव देखेगा, और जब प्रारंभिक चरण पूरा हो जाएगा, तब मैं पुराने राज्यों के कुलीन वंशों को भी संभालना शुरू करूंगा। लोगों की भूमि का जीवन उनके हाथ में नहीं रह सकता। जाओ फेंग ने बहुत पहले से ग्रेट किन के विकास की योजना बना ली थी। अब बस एक एक करके सब कुछ लागू करना था। 2 4th टियर ट्रेजर चेस्ट्स, उसने सोचा। दोनों खोलते हैं। एक 4th टियर ट्रेजर चेस्ट उसने हु हाई को मारने के बाद पाया था, और दूसरा फर्स्ट एम्परर के पुत्र के रूप में पहचान मिलने पर। अब जब उसने उच्चतम रैंक प्राप्त कर लिया, तो प्रमोशन से और ट्रेजर चेस्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हर एक और भी कीमती हो गई। 4th टियर ट्रेजर चेस्ट खोल रहे हैं। प्राप्त हुआ एडवांस्ड स्पिरिचुअल वेन। प्राप्त हुआ 5th टियर हाई ग्रेड एरे मास्टर इनहेरिटेंस। सिस्टम पैनल पर नोटिफिकेशन चमकी। एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल वेन, इससे मैं अपनी स्मॉल वर्ल्ड में लगा सकता हूँ। एरे मास्टर इनहेरिटेंस, बुरा नहीं, जाओ फेंग ने सोचा। एक्सट्रैक्ट एरे मास्टर इनहेरिटेंस, उसने आदेश दिया। कुछ ही पलों में एक प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया, और 5th टियर हाई ग्रेड एरे मास्टर का ज्ञान उसके मन में एक दिव्य प्रकाश की तरह भर गया। ये प्रोसेस पूरे 2 घंटे तक चला। मेरे पास पहले से ही एल्केमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का हाई ग्रेड 4th टियर ज्ञान था। एरेज भी उतने ही गहरे हैं। ट्रेजर चेस्ट के इनहेरिटेंस के बिना एक भी डिसिप्लिन समझना मुश्किल था। 3 एक साथ तो और भी कठिन। लेकिन ये अच्छा है, इससे मैं एरे मास्टर्स को भी ट्रेन कर सकता हूँ। अपनी हिडन फैक्शन यन कोर्ट में जाओ फेंग ने पहले से ही काफ़ी एल्केमिस्ट्स और आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को तराश लिया था। ये लोग ग्रेट किन को एक मार्शल पावर हाउस बनाने में मूल भूमिका निभाएंगे। डेस्टिनी डायनेस्टी स्थापित करना अभी समय नहीं। सिर्फ जब 9 प्रोविंसेस स्थापित हो जाएंगी, काउंटीज और कमांडरीज पक्के हो जाएंगे और संस्कृति एकजुट होगी, तब हम राष्ट्रीय किस्मत को संग्रहीत कर सकते हैं। तब हम डिवाइन लैंड के बाहर विस्तार कर सकते हैं। इमॉर्टल्स और डियटीज वही असली लक्ष्य है। डिवाइन लैंड स्थिर है,
पर दुनिया के बाहर क्या है अभी पता नहीं। शायद मुझे स्काउट्स भेजने चाहिए, डिवाइन लैंड के बाहर की जानकारी के लिए। ज़ाओफेंग ने याद किया गिगुगुजी ने इमॉर्टल रेल्म और उसके मांसाहारी प्राणियों के बारे में क्या कहा था। डिवाइन लैंड शांत है, पर दुनिया के बाहर अभी रहस्य है। जब ज़ाओफेंग गहरी सोच में था, फैक्शन पैनल सफलतापूर्वक इवॉल्व हो गया है, ये एम्पायर पैनल में बदल गया है। क्या होस्ट इसे खोलना चाहेगा? सिस्टम ने पूछा। इवॉल्व हुआ। नोटिफिकेशन देखकर ज़ाओफेंग की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। पहले फैक्शन पैनल सिर्फ उसके पर्सनल फोर्सेस यानी यन कोट और वाइन इमॉर्टल पवेल दिखाता था। इससे वो अपने अधिकारियों की लॉयल्टी देख सकता था और कोई भी विश्वासघात तुरंत पकड़ा जा सकता था। ओपन एम्पायर पैनल, ज़ाओफेंग ने उत्सुकता से आदेश दिया। तुरंत इंटरफेस बदल गया। अब सिर्फ अपनी सेना नहीं, पूरा ग्रेट किन गवर्नमेंट पैनल के रूप में सामने था। लेफ्ट और राइट प्राइम मिनिस्टर से लेकर 9 मिनिस्टर्स और 5 ग्रेट जनरल्स, जो भी मिलिट्री कमांडर या उससे ऊपर के पद पर था, सब एम्पायर पैनल में रिकॉर्ड हो गए। इस सिस्टम के जरिए अब ग्रेट किन ज़ाओफेंग के सामने पूरे तरीके से डिजिटलाइज रूप में था। फैक्शन पैनल इतना इवॉल्व हो गया, अब मैं पूरे ग्रेट किन की ब्यूरोक्रेसी को एक नज़र में देख सकता हूँ। इससे साम्राज्य चलाना बहुत ही सरल हो जाएगा। वो मूर्ख हु हाई भी दुनिया को एकजुट कर सकता था अगर उसके पास सबकी लॉयल्टी देखने की ये शक्ति होती। ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए सोचा। चैप्टर 310 टाइम फ्लैशेस बाय। उस वक्त ज़ाओफेंग एम्पायर पैनल के सब पैनल के बदलाव देखकर हैरान था। इस पैनल के साथ आगे चलकर ग्रेट किन साम्राज्य एक मजबूत किला की तरह स्थिर हो जाएगा। ये ऑफिशियल्स जिनकी लॉयल्टी 50 से कम है या बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं, ये लोग शायद ग्रेट किन के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। शायद ये 6 किंगडम्स के कुछ बचे हुए लोग हैं। अब जब दुनिया एकजुट हो गई है और ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है, ये मेरी यान कोट के साथ मिलकर काम कर सकता है। आगे चलकर यान कोट इन खतरनाक लोगों को सफाई देने की जिम्मेदारी लेगा। थोड़ी देर में एक लिस्ट तैयार करो और इन सब को एलिमिनेट कर दो। एम्पायर पैनल को स्कैन करते हुए ज़ाओफेंग ने कई विश्वासघात ऑफिशियल्स को पकड़ा, जिनमें कुछ इंपीरियल कोर्ट के भी थे। अब पैनल पूरे ग्रेट किन के हर डिपार्टमेंट और हर प्रोविंस को कवर कर रहा था। ये सिर्फ किन के ऑफिशियल्स की लिस्ट नहीं दिखाता था, बल्कि कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें दर्शाता था। एम्पायर नेम, द ग्रेट किंग एम्पायर। पॉपुलेशन 82.64 मिलियन। पॉपुलेशन बढ़ने पर ट्रेजर चेस्ट्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मिलिट्री फोर्सेस 5 ग्रैंड कैंप्स 1.4 मिलियन, प्रोविंशियल ट्रूप्स 1.8 मिलियन, लॉजिस्टिक्स आर्मी 500,000। मार्शल आर्टिस्ट्स 50,301। मार्शल आर्टिस्ट्स बढ़ने पर ट्रेजर चेस्ट्स मिलेंगे। नेशनल स्ट्रेंथ लेवल 1। नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ने पर ट्रेजर चेस्ट्स मिलेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से ट्रेजर चेस्ट्स मिलते हैं? ज़ाओफेंग ने हैरानी से सोचा। मार्शल आर्टिस्ट्स बढ़ने पर भी मिलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ने पर भी। नेशनल स्ट्रेंथ का राइज एग्जैक्टली क्या डिसाइड करता है? अगर सिर्फ मिलिट्री ही होती तो ग्रेट किन की ताकत ऑलरेडी पीक पर है। हमारी मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी में एलीट वॉरियर्स हैं। लगता है इसके लिए सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिविल अफेयर्स और गवर्नेंस का भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। यही नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की चाबी हो सकती है। मार्शल पथ को एक्सपैंड करना आसान था। जितना मार्शल कल्टिवेशन को मिलिट्री में इंटीग्रेट करेंगे, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ उतनी ही बढ़ेंगी। आफ्टर ऑल,
किन की आर्मी सबसे लॉयल है। पॉपुलेशन को बढ़ाना और भी आसान था। इस एरा में जब लोगों के पास काफ़ी फूड और कपड़े होंगे तो नेचुरली और लोग पैदा करेंगे किन के लिए। जब कल्चरल यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं पहले से प्राप्त हाई यील्ड स्पिरिचुअल ग्रेन को सबके लिए फैला सकता हूँ। अभी ये सिर्फ यान कोट के बेसिस में ही कल्टिवेट हो रहा है। इस स्पिरिचुअल ग्रेन के साथ ग्रेट किन के लोग फ्यूचर में कभी भूखे नहीं रहेंगे। ज़ाओ फेंग की आंखें गहन विचार से चमक रही थीं। एक साम्राज्य की ताकत मिलिट्री, सिविल प्रॉस्पेरिटी और नेशनल यूनिटी के सम से तय होती है। और मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए अभी के 50,000 मार्शल आर्टिस्ट्स सभी ज़ाओ फेंग के डायरेक्ट कमांड के नीचे वाले थे। सालों में यान कोट एक शक्तिशाली फोर्स बन चुकी थी, पर उसके इनर वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट्स एम्पायर पैनल के काउंट में इंक्लूड नहीं थे। फिर भी पॉपुलेशन ग्रोथ ही की था। एम्पायर पैनल ने ज़ाओ फेंग को 3 अलग-अलग तरीके दिए थे ट्रेजर चेस्ट्स प्राप्त करने के लिए: द हेवनली प्रोफाउंड मिरर, मार्शल आर्टिस्ट्स एक्सपेंशन, नेशनल स्ट्रेंथ एनहांसमेंट। शायद पहले इसको आर्मी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ज़ाओ फेंग ने सोचा। मिलिट्री से शुरू करके धीरे धीरे मैं इसे आम जनता में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। जब किन एक ट्रू फॉर्चून डायनेस्टी बन जाएगी तब हर एक सच्चा नागरिक हेवनली प्रोफाउंड मिरर प्राप्त करेगा। ज़ाओ फेंग गहरी सोच में खो गया। ग्रेट किन के फ्यूचर के लिए अपनी ग्रैंड योजना बना रहा था। हेवनली प्रोफाउंड मिरर एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट था। पूरे साम्राज्य को सीमलेस कम्युनिकेशन की शक्ति देता। इसके साथ डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं रहेगा। चाहे 10,000 मील दूर हो, मैसेजेस इंस्टेंटली ट्रांसमिट किए जा सकते हैं और लोग अपनी कॉन्शियसनेस मिरर के स्पेस में प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मिलिट्री पहले इसे प्राप्त करेगी। 5 ग्रैंड कैंप्स ग्रेट किन की बैकबोन हैं। ये सोल्जर्स हैं जो साम्राज्य के लिए लड़े और खून बहाया। ये सबसे ट्रस्टवर्दी हैं। इसलिए ज़ाओ फेंग ने अपना डिसीजन ले लिया। समन द ग्रैंड मार्शल, समन द 5 सुप्रीम जनरल्स। ज़ाओ फेंग ने आदेश दिया। जी योर ऑनर। ज़ैंग मिंग ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। मिलिट्री पहले स्टेप होगा, ज़ाओ फेंग ने अफर्म किया। कुछ ही देर बाद Your ministers pay their respects to the Crown Prince. वोंग जिन और ग्रेट किन के 5 सुप्रीम जनरल्स हॉल में आए और ज़ाओ फेंग के सामने झुके। मुझे आर्मी में एक काम इम्प्लीमेंट करना है। ये काम ग्रेट किन के फाउंडेशन और साम्राज्य को मजबूत करने के रास्ते से जुड़ा है। योर ऑनर, प्लीज़ हमें आदेश दें। हम बिना किसी हिचकिचाहट के आपके आदेश को मानेंगे। मिनिस्टर्स और जनरल्स ने एक साथ कहा। फॉलो मी। ज़ाओ फेंग उठकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल दिया। 6 जनरल्स थोड़े कंफ्यूज्ड पर क्लोजली फॉलो करते हुए। जल्द ही। देखो, वहाँ जो टारगेट है उसे देखा? ज़ाओ फेंग ने 50 फीट दूर आर्चरी टारगेट की तरफ इशारा किया। देखा, जनरल्स ने जवाब दिया, पर अभी भी पजल्ड थे। तू सुई, डिस्ट्रॉय इट। जी योर ऑनर। तू सुई आगे बढ़ा, अपना राइट हैंड उठाया और डिस्टेंट टारगेट पर फोकस किया। ये क्या कर रहा है? ये डिस्टेंस से टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा। ये कोई ट्रिक है क्या? जनरल्स एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नज़र से देख रहे थे। फिर अगले पल तू सुई ने अपना ट्रू की चैनल किया और एक पंच से इनविजिबल फोर्स हवा में चली गई। बूम! 50 फीट दूर टारगेट स्प्लिंटर्स में एक्सप्लोड हो गया। क्या है ये? सारे जनरल्स हैरान रह गए। ये मार्शल पथ है जो हिज हाइनेस ने हमें दिया है। तू सुई ने थोड़ी प्राइड के साथ जनरल्स की तरफ देखा। मार्शल पथ का रास्ता। ग्रेट किन के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स में से सिर्फ ज़ाओ फेंग के डायरेक्ट कमांड के नीचे वाले ही इस तक एक्सेस रखते थे। और तब से जब ज़ाओ फेंग क्राउन प्रिंस बना, उनका स्टेटस ड्रास्टिकली बढ़ गया।
अब वे सिर्फ कमांडर्स नहीं, साम्राज्य के फ्यूचर के पिलर्स बन चुके थे। मार्शल पथ। चैप्टर 311 मार्शल डाओ अनलीश्ड। जनरल्स हैरान रह गए। उनकी आंखें ज़ाओ फेंग पर टिक गईं, भरपूर उत्सुकता से। योर हाइनेस, क्या ये इमॉर्टल्स की शक्ति है? अगर आप इसे वैसे ही बुलाना चाहते हो तो हाँ, ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। आफ्टर ऑल ये शक्ति मॉर्टल रेल्म से बहुत आगे है। योर हाइनेस, क्या आपने हमें आज यहाँ बुलाया इस शक्ति को हमें देने के लिए? वांग जैन उत्सुकता से पूछा। ज़ाओ फेंग की नज़र उन सब पर पड़ी। क्या तुम सब जानते हो कि मैं किस तरह का ग्रेट किन स्थापित करना चाहता हूँ? जनरल्स गंभीर हो गए। योर हाइनेस ऐसी नीतियाँ लागू कर रहे हैं जो साम्राज्य को मजबूत बनाएंगी और लोगों को एकजुट करेंगी। आपके शासन के नीचे हुआक्शा जाति एक हो जाएगी। जो किन एम्पायर आप इन्विजन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अमर होगा, मेंग वू ने श्रद्धा के साथ कहा। ज़ाओ फेंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। मैं जो ग्रेट किन स्थापित करना चाहता हूँ वो सिर्फ एक मॉर्टल एम्पायर नहीं है। मैं मार्शल किन बनाना चाहता हूँ, इमॉर्टल किन, एक ऐसी डायनेस्टी जो वॉरियर्स और इटर्नल स्ट्रेंथ का ज्ञान रखती हो। समझे? उसकी आवाज़ स्थिर थी, पर एक वॉर ड्रम की तरह उन जनरल्स के दिलों में गूंज रही थी। ज़ाओ फेंग के शब्दों को सुनकर जनरल्स ने गहरी श्रद्धा दिखाई। मार्शल डाओ, लॉन्जेविटी और इमॉर्टल मार्शल, ये शब्द ही से उन्हें एक नई युग का एहसास हो गया। उनके स्टन्ड और ऑफ फील्ड एक्सप्रेशंस देखकर ज़ाओ फेंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं मिलिट्री में मार्शल डाओ इम्पार्ट करना चाहता हूँ ताकि ग्रेट किन आगे रहे। हम अपनी जान से सेवा करेंगे। जनरल सब झुके और ज़ाओ फेंग के प्रति अपना अलीजेंस दिखाया। तुम लोग आर्मी के टॉप जनरल्स हो और ट्रूप्स पर अथॉरिटी रखते हो। तू सुई के अलावा किसी ने मार्शल डाओ का अभ्यास नहीं किया। अगर तुम अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहते हो तो मार्शल डाओ का पथ अपनाना होगा। पर इस ज्ञान को इम्पार्ट करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। हर कोई मार्शल डाओ के पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। हर कोई पिनकल ऑफ मार्शल प्राविस नहीं प्राप्त कर सकता। 20 साल के बाद मार्शल डाओ का पथ और कठिन हो जाता है। ज़्यादातर लोग ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकते हैं, पर उससे आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इतिहास हमेशा नए टैलेंट्स लाता है। तुम्हें समझना होगा कि भविष्य पथ स्थिर नहीं है। ज़ाओ फेंग ने गहरा अर्थ देते हुए कहा। ये सुनकर वांग जियान, मेंग वू और हवान ई के चेहरे पर थोड़ी चिंता की झलक आई। वे सब 50 साल से ऊपर थे। ज़ाओ फेंग के शब्दों के मुताबिक मार्शल डाओ का पथ उनके लिए कठिन होगा। कल्टीवेशन का रास्ता हमेशा युवाओं को फेवर करता था और मार्शल डाओ का टैलेंट भी महत्वपूर्ण था। हम बूढ़े हैं, फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश से ग्रेट किन की सेवर करना चाहते हैं, वांग जियान ने तुरंत डिक्लेयर किया। अगर फ्यूचर में हमारा मार्शल पथ असंभव हो जाए और उम्र हमें इनकेपेबल बना दे तो हम अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मेंग वू ने उसकी बात को रिपीट किया। तू सुई के मार्शल डाओ डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर उनके दिल में उत्साह जाग गया। ये एक महाअवसर था। वे ग्रेट किन में सबसे पहले इस गिफ्ट को प्राप्त कर रहे थे। अगर वे इसे सीज करते तो पोटेंशियल लिमिटलेस था। मार्शल डाओ की शक्ति देखकर वे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के रूप में अच्छी तरह समझ गए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी थी जो फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट किन को रीडिफाइन कर सकती थी। मैं चाहता हूं कि तुम इस अवसर को समझो।
यदि उम्र एक डिसएडवांटेज है तो डिलिजेंस उसे पूरा कर सकता है। और ग्रेट किन के की ऑफिशियल्स होने के नाते मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा कल्टीवेशन के लिए। अगर तुमने इस चांस को सीज किया तो तुम अपनी उम्र की कमी को कॉम्पनसेट कर सकते हो, जाओ फेंग ने अश्योर किया। फिर हाथ हिलाकर हेवनली प्रोफाउंड मिरर एक डैज़लिंग लाइट के साथ चमक उठी, उनके सामने अपीयर हुई। ये मेरा प्राइज्ड आर्टिफैक्ट है जो कई शक्तियों से इम्ब्यूड है। इसे अपने हाथ से छूकर तुम मिरर का एक फ्रैगमेंट अपने शरीर में प्राप्त कर लोगे। जाओ फेंग ने हेवनली प्रोफाउंड मिरर की तरफ इशारा किया। फ्लोटिंग मिरर को देखकर जनरल्स ऑ से भर गए। आज की घटनाओं ने उनकी पुरानी सोच को पूरी तरह तोड़ दिया था। एक इमॉर्टल ट्रेजर, एक इमॉर्टल पावर। बिना हिचकिचाहट के वांग जैन सबसे पहले आगे बढ़ा और मिरर को छुआ। अगला पल एक हेजी रिफ्लेक्शन मेन मिरर से निकलकर उसके शरीर में फ्यूज हो गया। योर हाइनेस, यद्यपि मैं फिजिकली मिरर नहीं देख सकता, पर मैं इसकी प्रेजेंस अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। वांग जैन के हाथ में कुछ नहीं था, पर उसने डिस्टिंक्टली हेवनली प्रोफाउंड मिरर फ्रैगमेंट अपने अंदर महसूस किया। कंटिन्यू, जाओ फेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद तू सुई, मेंग वू और बाकी जनरल्स ने भी मिरर को छुआ, अपने अपने फ्रैगमेंट्स प्राप्त किए। हेवनली प्रोफाउंड मिरर मेन आर्टिफैक्ट है और फ्रैगमेंट्स तुम्हें सब मिरर्स के रूप में मिल रहे हैं। इन सब मिरर्स के साथ तुम किसी भी डिस्टेंस पर कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे कितनी भी दूरी हो। साथ ही ये मिरर एक स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने वाली कल्टीवेशन स्पेस क्रिएट कर सकता है और फोकस्ड ट्रेनिंग अलाउ करता है। पर ये फंक्शन अभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी के लिए तुम्हारे सब मिरर्स सिर्फ कम्युनिकेशन और मार्शल डाउ टेक्निक्स रिसीव करने के लिए होंगे। ये तो सचमुच इमॉर्टल ट्रेजर है। योर हाइनेस तो सेलेस्टियल ही हैं। जनरल्स खुशी से झूम उठे। जाओ फेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधा ड्रैगन एलिफेंट आर्ट पोस्ट नेटल स्टेज में हेवनली प्रोफाउंड मिरर में ट्रांसमिट कर दिया। साथ ही कुछ कल्टीवेशन पिल्स भी मिरर में इन्फ्यूज कर दी, पर सिर्फ 5 जनरल्स तू सुई के अलावा को एक्सेस दिया। मैंने तुम्हें टेक्निक्स और कल्टीवेशन पिल्स दिए हैं। हेवनली प्रोफाउंड मिरर से कनेक्ट करके इसे रिट्रीव करने की कोशिश करो, जाओ फेंग ने आदेश दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं योर हाइनेस। उत्सुकता से वांग जैन और बाकी जनरल्स अपने सब मिरर से कनेक्ट हुए। तुरंत उनके कॉन्शियसनेस में पूरा मार्शल डाउ टेक्निक इम्प्रिंट हो गया। जो इलिटरेट थे उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन इंस्टिंक्टिव थी। साथ ही एक बॉटल ऑफ पिल्स उनके हाथ में अपीयर हुई। हेवनली प्रोफाउंड मिरर सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ये सुप्रीम ऑफेंसिव ट्रेजर नहीं था, पर ऑक्सिलरी आर्टिफैक्ट के रूप में अनपैरेलल था। जाओ फेंग के गवर्नेंस के लिए इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अगर वो पेपर मैनुअल्स मिलिट्री में डिस्ट्रीब्यूट करता तो लीक होने का रिस्क होता, और ग्रेट किन के ओवर 1 मिलियन सोल्जर्स में से कई इलिटरेट हैं जो टेक्निक्स नहीं पढ़ पाते। पर हेवनली प्रोफाउंड मिरर से ये सब सॉल्व हो गया। टेक्निक्स डायरेक्ट कॉन्शियसनेस में इम्प्रिंट हो गई, कॉम्प्रिहेंशन एफर्टलेस हो गई। बस अपने रेजिडेंसेस वापस जाओ और ट्रेनिंग शुरू करो। अगर कोई डाउट हो तो तू सुई और जांग मिंग से गाइडेंस लो। दोनों ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच चुके हैं और इंस्ट्रक्टर्स के रूप में काम कर सकते हैं। जब बेसिक्स ऑफ मार्शल डाउ ग्रास्प कर लोगे, तब मैं ऑथराइज करूंगा कि सब मिरर्स ट्रूप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ताकि हर एलीट सोल्जर को एक मिले। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, जाओ फेंग ने डिक्लेयर किया। हम फेल नहीं होंगे, योर हाइनेस।
जनरल्स गहरी झुकाव के साथ चले गए, एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे थे। ज़ांग मिंग, स्टेप फॉरवर्ड और हेवनली प्रोफाउंड मिरर छुओ। ज़ाओ फेंग ने ज़ांग मिंग की तरफ इशारा किया। जी योर हाइनेस। ज़ांग मिंग तुरंत ओबे किया और अपना सब मिरर प्राप्त किया। अब मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ सब मिरर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। इंश्योर करो कि पैलेस के सारे पर्सनल गार्ड्स एक प्राप्त करें। ज़ाओ फेंग ने ज़ांग मिंग की तरफ इशारा किया और हेवनली प्रोफाउंड मिरर तेज रोशनी से चमक उठी। ज़ांग मिंग के शरीर में फ्रैगमेंट टैंजिबल और इनटैंजिबल स्टेट्स के बीच शिफ्ट होने लगा। चैप्टर 312 यूनिफाइंग चिन, स्क्रिप्ट, रोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। मैं आपकी हाइनेस के कमांड को पूरा करूंगा। ज़ांग मिंग झुका और तुरंत अपने टास्क को कंप्लीट करने निकल पड़ा। ज़ाओ फेंग ने धीरे से सांस ली। कितना एग्जॉस्टिंग है एक नेशन के मिलिट्री और गवर्नेंस को मैनेज करना, और मैं सिर्फ पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। मेरे फादर को अभी कितना ओवरवेल्म्ड फील हो रहा होगा। लकीली मेरे पास वो हैं, नहीं तो जैसे हिस्ट्री में हुआ, अगर मैं एक नेशन कॉन्कर कर लेता, सब कुछ फिर भी रुइंस में होता। मैं खुद को मार कर ट्राई करता उसको रीबिल्ड करने के लिए। इस वक्त ज़ाओ क्रिंग ने एक रेयर सेंटिमेंटैलिटी महसूस की। सिर्फ गवर्नमेंटल अफेयर्स हैंडल करना ही इतना इंट्रिकेट था, अगर उसे पूरी नई नेशन इस्टेब्लिश करनी होती तो उसकी थकान का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेवनली प्रोफाउंड मिरर शुरू हो गई। अब मुझे करेंसी सिस्टम सेट करना है और एक्सचेंज रेट्स इस्टेब्लिश करने हैं ताकि ये ग्रेट चिन की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। जब मिलिट्री अडॉप्ट कर लेगा, कोर्ट भी फॉलो करेगा। हेवनली प्रोफाउंड मिरर के साथ इवन सैलरी डिसबर्समेंट्स भी फ्यूचर में एफर्टलेस हो जाएंगे। ज़ाओ फेंग चलने लगा अपने पैलेस की तरफ, सोचता हुआ करेंसी सिस्टम ऑफ टियानस्वेन मिरर के बारे में, एक्सचेंज रेशियोज और सारी नेसेसरी डिटेल्स। ये सब डिसीजन सिर्फ उसके हाथ में थे। चिन एम्पायर के अंदर एम्परर यिंगज़ेंग, क्राउन प्रिंस ज़ाओ फेंग, दोनों अब अपने रिस्पेक्टिव ड्यूटीज में डीपली ऑक्यूपाइड थे। टाइम ने फ्लाई किया। 1 महीना, 2 महीने। युद्ध नहीं हुआ, लेकिन चिन शी हुआंग का इंपीरियल डिक्री पूरे देश में प्रोक्लेम हो गया और कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर रहा था। ग्रैंड कोर्ट पैलेस, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस। 2 महीने की मेहनत के बाद न्यू स्क्रिप्ट टेम्पलेट ड्राफ्ट हो गया है। ये बेसिक मॉडल है, प्लीज रिव्यू करें, योर मैजेस्टी और योर हाइनेस। हनफी रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया। एक हाथ के वेव पर कई इंपीरियल गार्ड्स एक मैसिव क्लॉथ स्क्रोल ले आए और हॉल में अनफोल्ड किया। उस पर नए स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स बने हुए थे। ये ना पुराना चिन स्क्रिप्ट था, ना ही फॉर्मर 6 स्टेट्स का स्क्रिप्ट। स्मॉल सील स्क्रिप्ट ज़ाओ फेंग ने एक नज़र में पहचान लिया, जो बाद में जेनरेशंस स्याओ जुआन स्मॉल सील स्क्रिप्ट के नाम से जाने जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हन, आपने हार्ड वर्क किया। ये स्क्रिप्ट एक्सीलेंट है, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। चाहे लोग किसी स्टेट से आए हों, लिटरेट लोग इसे इजीली पहचान सकते हैं। यिंगज़ेंग ने अप्रूवल में सर हिलाया। इंडीड फाइन स्क्रिप्ट है, ज़ाओ फेंग मुस्कुराते हुए बोला। योर मैजेस्टी, प्लीज इस स्क्रिप्ट का नाम दें ताकि पूरे एम्पायर में स्प्रेड हो सके, हनफी ने बाव करते हुए कहा। फेंगर, तुम क्या सोचते हो? यिंगज़ेंग ने ज़ाओ फेंग की तरफ देखा, एविडेंटली गिविंग हिम द ऑनर ऑफ नेमिंग द स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट हमारे ग्रेट चिन ने क्रिएट किया है और आज वर्ल्ड अब चिन का है। इसका नाम नेचुरली चिन स्क्रिप्ट होना चाहिए। दुनिया के लोग अब चिन के सब्जेक्ट्स हैं।
फ्यूचर में उन्हें भी चिन पीपल के नाम से जाना जाएगा, जाओ फेंग ने डिसाइसिवली बोला। चिन ने जब रेल्म यूनिफाई किया तो लैंग्वेज और लोगों पर चिन का मार्क छोड़ना जरूरी था, ताकि 1000 साल बाद भी चिन जैसे हिस्ट्री में हन ने किया अनंत काल तक याद रहे, हिस्ट्री के एनल्स में फॉरएवर इंस्क्राइब्ड रहे। फेंगर सही कह रहा है, यिंग ज़ेंग ने तुरंत अप्रूवल वॉइस की। उस वक्त यिंग ज़ेंग का चेहरा जू युआन ज़ेंग जैसा लग रहा था, जैसे हिस्ट्री के बाद वाले वर्ड्स व्हाट ब्याओर सेज इज राइट। रिजेम्बलेंस अनकैनी था। फ्रॉम नाउ ऑन ये नया स्क्रिप्ट चिन स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाएगा। इफेक्टिव इमीडिएटली डिक्री करता हूँ कि इस दिन से सब ऑफिशियल गवर्नमेंट डिक्रीज, रिपोर्ट्स और मिलिट्री कम्युनिकेशंस चिन स्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, यिंग ज़ेंग ने डिक्लेयर किया। हिज मैजेस्टी इज वाइज, हनफी तुरंत प्रेज करते हुए बोला। हिज मैजेस्टी इज वाइज, कोर्ट ने एक साथ एको किया। योर मैजेस्टी, carriage axles of uniform width, my colleagues and I have determined the standard specifications of Qidao, imperial highways, and the construction standards of city walls. These regulations have now been sent throughout the empire, and local governments are implementing them. Li Si ने रिपोर्ट किया। Carriage axles of uniform width, not only about roads, it also covered city planning, such as the specifications of county walls, the layout of commandery capitals, and the future planning of provincial capitals. These standards covered every aspect of infrastructure. Minister of Justice, well done, Ying Zheng ने praise किया। Your Majesty, uniformity of customs and rituals has also been implemented. Regions may differ, but after careful deliberation, I have implemented it based on ancient Waxia rites, and attire will mostly follow Qin garments. Local officials are already overseeing it, Wei Liao ने report किया। Your Majesty, standardization of weights and measures. My colleagues and I have determined the uniform standards of weight, length, height for Qin. These regulations have now been promulgated and sent to local governments for execution, Xiao He ने report किया। These 4 ministers have rendered great service. Carriage axles of uniform width, script unification, customs and rituals unification, standardization of weights and measures. Now that these are established, our great Qin truly becomes unified. This is a grand achievement, ensuring the empire's cohesion. You all deserve great rewards. Ying Zheng was visibly pleased. It was only through the trust of Your Majesty and His Highness that we undertook this responsibility. It is our duty. Hanfi, Li Si, Wei Liao, and Xiao He bowed. Those of merit will be rewarded, and those who transgress will be punished. This is the principle on which I rule the empire. Hear my decree. I reward all of you 1,000 gold pieces and 500 servants, Ying Zheng ने declare किया। Thank you, Your Majesty, for your boundless grace. The 4 ministers immediately expressed gratitude. While implementing these 4 policies, did you encounter any obstacles? Zhao Peng ने चारों से पूछा। Chapter 311 Court Ministers Shocked Implementation of National Policies Appointment of 9 State Governors Zhao Feng का सवाल सुनते ही हन भे तुरंत आगे आया और रिपोर्ट किया, Your Highness,
4 मेजर नेशनल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते वक्त काफ़ी रेजिस्टेंस मिली है। अलग अलग रीजन्स में लोग गवर्नमेंट के खिलाफ उत्साहित हुए और कुछ जगह आर्म रेजिस्टेंस भी हुई। ये इंसिडेंट्स मेनली फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ द 6 कॉन्कर्ड स्टेट्स में हुए हैं। लेकिन सिंस योर मैजेस्टी और योर हाइनेस ने नेशनल गार्ड को ट्रूप्स डिस्पैच करने का अथॉरिटी दिया है, लोकल गैरिसन फोर्सेस ने अनरेस्ट को सप्रेस किया। अगर वो नहीं कर पाए तो इंपीरियल आर्मी डिप्लॉय की गई। पिछले कुछ मंथ्स में काफ़ी लोग प्रिजन्स में बंद किए गए हैं और कई रेबल्स को एलीट ट्रूप्स और गैरिसन सोल्जर्स ने एग्जीक्यूट किया। जाओ फेंग ने सर हिलाया। नेशनल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना इनएविटेबल है और रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आफ्टर ऑल, फॉलन स्टेट्स के रेमनेंट्स बिना फाइट के सरेंडर नहीं करते। योर हाइनेस, ली सी ने बोला, कई रीजन्स के प्रिजन्स ऑलरेडी फुल हैं। इन्वॉल्व्ड लोगों की संख्या काफ़ी है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स एक्सीड कर गई है। आपका गाइडेंस चाहिए कि कैसे हैंडल करें। जाओ फेंग की आवाज़ थोड़ी कोल्ड हो गई। अगर ये लोग नेशनल पॉलिसीज़ रेजिस्ट करते हैं और आर्म्ड रिबेलियन के लिए भी गैदर करते हैं, अगर मैं उन पे मर्सी दिखाऊं तो किन के लॉस का क्या होगा? मैं डिक्री देता हूँ, सब जो रिबेलियन में इन्वॉल्व हुए उन्हें स्लेव बनाया जाएगा और फोर्स्ड लेबर तक डेथ तक असाइन किया जाएगा, इंपीरियल रोड्स बनाने के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन ये स्टैंडर्ड पनिशमेंट है। एनीवन जो एम्पायर के खिलाफ उठता है उसे इनस्लेव करके काम तक मर दिया जाएगा। सिवियर मेजर्स ज़रूरी हैं। ली सी ने तुरंत एक्नॉलेज किया। आई शैल कैरी आउट योर हाइनेसेस डिक्री। ऊपर बैठकर एम्परर यिंग ज़ेंग ने जाओ फेंग के डिसीजन को सुनते ही सैटिस्फैक्शन से सर हिलाया। उसका बेटा डिसाइसिव और रेजोल्यूट था, ट्रू क्वालिटीज़ ऑफ अ रूलर। एक न्यूली यूनिफाइड एम्पायर में जहां अनरेस्ट अभी भी था, एक्सेसिव लीनियंसी सिर्फ स्टेट के फाउंडेशन को खतरे में डाल सकती थी। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, एक और ऑफिशियल आगे आया। हमने लार्जली रॉयल लाइब्रेरीज और गवर्नमेंट आर्काइव्स से बुक्स कलेक्ट कर लिए हैं, साथ ही फॉर्मर स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर के बुक्स भी। ये सब अब सियानियांग भेजे जा रहे हैं ऑर्डरली मैनर में। साथ ही नेशन वाइड कॉपर और आयरन कॉन्फिस्केशन का डिक्री वाइडली डिसेमिनेट किया गया है। सब कॉपर और आयरन माइंस नेशनलाइज हो गए हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेपन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लोग मोस्टली कंप्लाई कर रहे हैं और अपने मेटल पोजेशंस हैंड ओवर कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रेजरी से कॉम्पनसेशन मिल रहा है। अभी तक सारे कॉन्फिस्केटेड बुक्स और मेटल्स सियानियांग में कलेक्ट हो रहे हैं, योर मैजेस्टी और योर हाइनेस के डिस्पोजिशन का वेट करते हुए। जनरल वैंग जैन कोर्ट के सामने खड़ा हुआ और रिपोर्ट किया। बुक्स और मेटल की कलेक्शन मिलिट्री और लोकल गवर्नमेंट कोऑपरेशन से हो रही थी। वैंग जैन प्रोसेस ओवरसी कर रहा था। सब बुक्स इंपीरियल लाइब्रेरी में स्टोर किए जाएंगे। सब कॉन्फिस्केटेड मेटल मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स को हैंडओवर किया जाएगा ताकि स्मेल्ट और रीफॉर्ज करके फिन के मिलिट्री और वेपनरी में कन्वर्ट किया जा सके। जाओ फेंग ने डिसाइसिवली ऑर्डर दिया। चाइना यूनिफाई हो गया था, लेकिन उसके बॉर्डर्स के बियॉन्ड वास्ट लैंड्स अभी भी अनकॉन्कर्ड थे। अपनी नॉलेज ऑफ फ्यूचर हिस्ट्री के बेस पर जाओ फेंग समझता था कि फिन का टेरिटरी पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अभी भी छोटा था। जब चाइना स्टेबलाइज हो जाएगा, कल्चरल आइडेंटिटी यूनिफाइड होगी, इंपीरियल सिस्टम परफेक्टेड होगा और मार्शल गवर्नेंस इस्टेब्लिश्ड होगी, फिन की आर्मीज पूरे नोन वर्ल्ड के बियॉन्ड एक्सपैंड करेंगी। मिलिट्री कैपेबिलिटीज अभी स्ट्रेंथन करना फ्यूचर कैंपेन्स की प्रेपरेशन था। योर हाइनेस, ली सी ने इंटरप्ट किया। कॉन्फिस्केटेड मेटल का अमाउंट इनॉर्मस है। अगर हम इसे सब मिलिट्री इक्विपमेंट में रीफॉर्ज करें तो क्या हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा? अभी जब एम्पायर पीस में है तो नॉर्दर्न डिफेंसेस को रीइंफोर्स करना ज़्यादा वाइज होगा। अगर हम नॉर्दर्न डिफेंसेस को एक कंटिन्यूअस बैरियर में कनेक्ट कर दें, नॉर्दर्न बारबेरियंस का थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मिनिस्टर फेंग क्विजी ने भी सपोर्ट दिया।
आई अग्री, एम्पायर स्टेबल है, प्रायोरिटी होनी चाहिए डिफेंसेस को फोर्टिफाई करना, मिलिट्री प्रोडक्शन एक्सेसिवली एक्सपैंड नहीं करना। कई मिनिस्टर्स ने इस सेंटिमेंट को एको किया। जाओ फेंग बस मुस्कुराया। डू यू ऑल बिलीव कि फिन का टेरिटरी ट्रूली द होल वर्ल्ड को इनकम्पस करता है? योर हाइनेस, आपका क्या मतलब है? फिन का टेरिटरी वास्ट है, लैंड इमेंस है, एक लाइफ टाइम ट्रैवल करने पर भी शायद सब देख नहीं पाएगा। कैसे ये पूरे वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? एग्जैक्टली योर हाइनेस। तो सम फॉरेन ट्राइब्स बचे हुए हैं, वो सिर्फ बारबेरियन लैंड्स है। फिन को उनके बारे में कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं। फिन रूल्स द एंटायर वर्ल्ड। मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंट बोल रहे थे। उनके लिए 7 वॉरिंग स्टेट्स की यूनिफिकेशन का मतलब था पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल। डू यू ऑल बिलीव कि फिन का टेरिटरी अब 99% वर्ल्ड टेरिटरी कंट्रोल करता है? जाओ फेंग ने स्मर्क के साथ पूछा। Isn't that the case, Your Highness? इवन वे लियाओ जो गुड एडवाइजर था, परप्लेक्स था। ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं था, बस सब लोग चाइना को ही वर्ल्ड समझते थे। प्रिवेलिंग विजडम ये डिक्टेट करता था कि चाइना को यूनिफाई करना मतलब पूरे वर्ल्ड को यूनिफाई करना। अगर मैं कहूँ फिन का टेरिटरी पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन है। योर हाइनेस, ये इम्पॉसिबल है। फिन के लैंड्स वास्ट है, कैसे ये सिर्फ फ्रैक्शन हो सकता है? ये ट्रू नहीं हो सकता। योर हाइनेस, श्योरली आप गलत हैं। ये पॉसिबल नहीं। एम्पायर यूनिफाइड है, वर्ल्ड जानता है। पूरा कोर्ट शॉक्ड था। इवन एम्परर यिंग ज़ेंग जो अब तक साइलेंट था, विजिबली सरप्राइज था। दो उसने अपने बेटे की विजडम पे ट्रस्ट किया था और जानता था कि जाओ फेंग का वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग डीपर है, ये स्टेटमेंट फिर भी शॉकिंग था। कुड इट बी फिन सिर्फ वर्ल्ड का फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करता है? ये वर्ल्ड कितना वास्ट है फिर? इंगजेंग के अंदर एक रिन्यूड एम्बिशन जागी। फॉर अ मोमेंट चाइना यूनिफाई करने का सेंस ऑफ अचीवमेंट एक नए डिजायर से रिप्लेस हो गया। एक्सपैंड फर्दर। वर्ल्ड वास्ट है, लैंड इमेंस है, तुम सब ने इसे अंडर एस्टिमेट किया। योर हाइनेस, ये सच में पॉसिबल है। वेई लियाओ जाओ फेंग को देख रहा था, दिमाग तेज चल रहा था। उसने घोस्ट वैली छोड़कर चाइना की यूनिफिकेशन में हेल्प की, ये मानकर कि एम्पायर एस्टैब्लिश होने के बाद टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जाओ फेंग के वर्ड्स ने उसके अंडरस्टैंडिंग के फाउंडेशन को हिला दिया। पास्ट में मैंने मास्टर गोईगुजी से प्रॉमिस किया था कि यूनिफिकेशन के बाद मैं पर्सनली उनसे घोस्ट वैली में मिलूंगा। अगर अभी भी डाउट है लॉर्ड वे, तो फ्यूचर में मेरे साथ घोस्ट वैली जाओ और खुद पूछो। आई अंडरस्टैंड योर हाइनेस, वे लियाओ ने बो किया। जाओ फेंग की अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस देखकर अब मिनिस्टर्स उसे रिफ्यूट नहीं कर सकते थे। कोर्ट स्टन्ड साइलेंस में चला गया। हर ऑफिशियल अपनी सोच में खो गया। इनफ। ग्लोबल अफेयर्स पे हम दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। Chapter 312 Corrupt Officials Exposed, Paper and Movable Type Printing Revolution. As for the confiscated metal, SAP को military equipment में reforge किया जाएगा। चेनपिंग, ज़ाओफिंग ने लॉजिस्टिक्स के मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मैन पावर चाहिए, मैं दूंगा। अगर फंड्स चाहिए, मैं ग्रांट करूंगा। हिज मैजेस्टी और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। चेनपिंग तुरंत आगे आया और बो किया। योर हाइनेस, मैं फेल नहीं करूंगा। जैसे ही चेनपिंग सियानयांग में एंटर हुआ, ज़ाओफिंग ने उस पर काफ़ी इम्पोर्टेंस दी थी। पिछले 2 मंथ्स में चेनपिंग ने अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई थी और एक भी बार ज़ाओफिंग को डिसअपॉइंट नहीं किया। मिलिट्री अफेयर्स से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्क्रिप्ट रिफॉर्म और पेपर मेकिंग तक सब काम उसने एक्सेप्शनल एफिशिएंसी के साथ हैंडल किया। योर हाइनेस, चेनपिंग एक्साइटमेंट से बोला,
आपके असाइन किए टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की वजह से मूवेबल टाइप प्रिंटिंग और लार्ज स्केल पेपर प्रोडक्शन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम सिर्फ आपके कमांड का वेट कर रहे हैं मास प्रिंटिंग शुरू करने के लिए। स्यानयांग से पहले चेनपिंग जानता था कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इनोवेशंस जैसे पेपर और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग में, जिसमें दुनिया का फ्यूचर बदलने का पोटेंशियल है, इन्वॉल्व होगा। इसे अनाउंस करने से पहले ज़ाओफेंग मुस्कुराया। एक और काम है जो मुझे करना होगा। फिर उसने कोर्ट के ऑफिशियल्स की तरफ नज़र उठाई। काइवू, जेंगचिन, लियू ली। ज़ाओफेंग ने 5 नाम बुलाए। ये पांचों ऑफिशियल्स तुरंत आगे आए। कन्फ्यूजन उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। ये हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स नहीं थे, बस 9 मिनिस्टर्स के नीचे सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स थे। ये लोग पावर या इन्फ्लुएंस के मामले में बड़े नहीं थे। तुम लोग सीक्रेटली 6 किंगडम्स के रेमनेंट्स के साथ कंस्पायर कर रहे थे और किन कोर्ट के स्टेट सीक्रेट्स बिट्रे कर रहे थे। ज़ाओफेंग ने कोल्ड टोन में कहा, आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ। ये वर्ड सुनते ही पांचों लोग जमीन पर गिर गए। योर हाइनेस, प्लीज थरली इन्वेस्टिगेट। हम लॉयल किन ऑफिशियल्स हैं, कभी एम्पायर बिट्रे नहीं करेंगे। हमने कभी ट्रीजन कमिट नहीं की। हम प्ली करते हैं हिज मैजेस्टी और आपकी हाइनेस से कि ध्यान से देखें। एक के बाद एक सब ने अपनी इनोसेंस प्रोटेस्ट की। ज़ाओफेंग ने हैंड वेव किया और यिंग बू आगे बढ़ा, कुछ सिल्क फैब्रिक पीसेस लेकर। ये हैं एविडेंस तुम्हारी कल्यूजन के, यिंग बू ने कोल्डली बोला। क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पर मैं तुम लोगों पर लंबे समय से नज़र रख रहा था। उसने सिल्क डॉक्यूमेंट्स पांचों ऑफिशियल्स के सामने टॉस किए। एक ने पीस उठाया और पढ़ते ही उसका चेहरा डेथली पेल हो गया और उसने अपनी इनोसेंस डिफेंड करने की हिम्मत नहीं की। टेक देम अवे, ज़ाओफेंग ने ऑर्डर दिया। क्वार्टर देम बाय चैरियट्स। उनकी पूरी फैमिलीज, हर मेल स्लेव बनेगा और लेबर कैंप्स भेजा जाएगा और विमेन को प्रोस्टिट्यूशन के लिए रिड्यूस किया जाएगा। एज यू कमांड, रेन श्याओ ने बोला और इंपीरियल गार्ड्स के साथ पांचों ऑफिशियल्स को सीज कर लिया। पूरा कोर्ट स्टन्ड साइलेंस में था। कैपिटल के इंपीरियल कोर्ट, गवर्नेंस का हार्ट और सब ऑफिशियल्स के एस्पिरेशंस का पिनिकल में डिसलॉयल सब्जेक्ट्स थे। ये मेरे और मेरे फादर दोनों के लिए इंसल्ट है। ये 5 लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं। एम्पायर में कई ऑफिशियल्स लॉयल नहीं हैं और ना ही अपने पोस्ट्स के वर्दी हैं। ज़ाओफेंग की आवाज़ फ्यूरी से भरी थी। आई एम गिल्टी। फेन चीजी आगे आया, प्लीड करते हुए। इंपीरियल सेंसर के रूप में मैं ऑफिशियल्स पर सही नज़र नहीं रख पाया। ये फेंगचिंग का फॉल्ट नहीं है, ज़ाओफेंग ने रिस्पॉन्ड किया। मनुष्य का दिल अनप्रिडिक्टेबल है। सबसे डिलिजेंट सेंसर भी एक इंसान के सोल को पूरी तरह से नहीं देख सकता। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, योर हाइनेस, फेंगचीजी ने डीपली बो किया। अब जब सेंट्रल प्लेन्स यूनिफाई हो गए हैं, वक्त आ गया है कि किन और हमारे हुआशिया लोग अपनी नेशन रिकवर और स्ट्रेंथन करें। हमारी नेशनल पॉलिसी है कि लोगों का वेलफेयर प्रायोरिटाइज किया जाए। लेकिन ज़ाओफेंग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। अक्रॉस द एम्पायर, करप्ट ऑफिशियल्स, सेल्फ सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स और उन लोगों जो लोगों को ऑप्रेस करते हैं अभी भी रैंपेंट हैं। इसलिए उसने डिक्लेयर किया कि मैंने अपने फादर से कंसल्ट किया और डिसाइड किया है कि एक न्यू इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए जो एम्पायर को ओवरसी करे और सब ऑफिशियल्स को मॉनिटर करे। ये होगा द ग्रेट किन इंस्पेक्टरेट। इट्स मेंबर्स मेरे और मेरे फादर के आईज और ईयर्स होंगे, पूरे लैंड में ट्रैवल करेंगे, डिसलॉयल्टी और करप्शन को रूट आउट करेंगे। एक ऑफिशियल गिल्टी पाया गया और सफिशिएंट एविडेंस मिला, इंस्पेक्टरेट के पास अथॉरिटी होगी कि इमीडिएटली जजमेंट एग्जीक्यूट करे बिना इंपीरियल अप्रूवल के। ये न्यू ऑफिस इंपीरियल सेंसर्स और इंस्पेक्टरेट की ड्यूटीज़ को मर्ज करेगा। सेंसर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंस्पेक्टर्स जस्टिस डिलीवर करेंगे।
इंस्पेक्टर्स के पास पूरे एम्पायर में पेट्रोल करने का पावर होगा। फर्स्ट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द ग्रेट किन इंस्पेक्टरेट होगा यिंगबू। जाओ फेंग ने यिंगबू की तरफ देखा। पूरे कोर्ट का नज़र उस पर शिफ्ट हो गया। यिंगबू, रिसीव योर डिक्री, एम्परर यिंग ज़ेंग ने फाइनली बोला। आई एम हियर। यिंगबू ने स्टेप फॉरवर्ड करते हुए नील किया। आई अपॉइंट यू एज द फर्स्ट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द ग्रेट किन इंस्पेक्टरेट, यिंग ज़ेंग ने डिक्लेयर किया। आप इंस्पेक्टरेट के ड्यूटीज़ कैरी आउट करेंगे, एम्पायर पर नज़र रखेंगे, मेरे और क्राउन प्रिंस के बिहाफ पर। आई एक्सेप्ट द डिक्री, यिंगबू ने फर्मली रिस्पॉन्ड किया। दोनों यिंग ज़ेंग और जाओ फेंग सेटिस्फैक्शन से सर हिलाते रहे। इंस्पेक्टरेट की क्रिएशन ज़रूरी थी। सेंट्रल प्लेन्स वास्ट थे, किन उन पर रूल करता था और अब वक्त था स्ट्रेंथ फोर्टिफाई करने का और पीपल को स्टेबिलिटी देने का। लेकिन लैंड बहुत बड़ा था। यिंग ज़ेंग और जाओ फेंग पर्सनली हर कॉर्नर को ओवरसी नहीं कर सकते थे। इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होने के बावजूद वो सिर्फ ऑफिशियल्स के लॉयल्टी को मेजर कर सकते थे। लॉयल्टी अकेले काफ़ी नहीं थी। एक करप्ट ऑफिशियल किन को बिट्रे नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों को एक्सप्लॉइट और ओप्रेस कर सकता था। इंस्पेक्टरेट उन लोगों को हैंडल करेगी। एम्पायर ट्रैवल करते हुए इंश्योर करेगी कि कोई करप्ट ऑफिशियल जस्टिस से बच ना सके। उनकी प्रेजेंस ही डिसऑनेस्ट मेन के दिल में फियर इंजेक्ट करेगी। अब यिंग ज़ेंग ने स्माइल के साथ कहा, फेंग, चलो हम मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। उसे ईगरली वेट करना था कि देखना कि कोर्ट ऑफिशियल्स कितना शॉक और ऑ फील करेंगे। जाओ फेंग मुस्कुराया। चेनपिंग, उसने कॉल किया। ब्रिंग इट फॉरवर्ड और मिनिस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करो। चेनपिंग तुरंत हॉल के एंट्रेंस की तरफ कॉल किया। कोर्ट ऑफिशियल्स क्यूरियसली वॉच कर रहे थे। अगले मोमेंट डजन्स इंपीरियल गार्ड्स ने लार्ज चेस्ट्स हॉल में कैरी किए। ऑफिशियल्स क्यूरियसली ऑब्जर्व कर रहे थे। गार्ड्स ने चेस्ट्स ओपन किए। अंदर नीटली बाउंड बुक्स के स्टैक्स दिखे। व्हाट इज दिस? ऑफिशियल्स एस्टॉनिश थे। इंपीरियल गार्ड्स ने बुक्स उठाए और ऑफिशियल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। जब सीनियर मिनिस्टर्स जैसे हान फी ने बुक्स उठाई, वो विजिबली शॉक्ड थे। ये क्या है? ये ना सिल्क है ना बैम्बू स्लिप, फिर भी राइटिंग है। एंड इट्स सो लाइट, वेलियाओ एक्सक्लेम्ड। ये मटेरियल पेपर कहलाता है और ये बाउंड वॉल्यूम्स बुक्स हैं, चेनपिंग ने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया। लेकिन ये सब राइटिंग्स आइडेंटिकल हैं? क्या ये सब एक ही हाथ ने लिखे हैं? हान फी ने नोटिस किया। उसके पास जो बुक थी वो एग्जैक्टली सेम हैंडराइटिंग में थी जो लीसी के पास थी। ये सब एक ही इंसान ने लिखे थे। चैप्टर 313, पेपर और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का चमत्कार। 9 प्रोविंशियल गवर्नर्स की नियुक्ति। ये कैरेक्टर्स हाथ से नहीं लिखे गए, बल्कि मूवेबल टाइप प्रिंटिंग से प्रिंट किए गए हैं, चेनपिंग गर्व से बोला। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग? प्रिंटिंग? पेपर में बाइंड करके बुक्स बना दी? कोर्ट के ऑफिशियल्स पूरे तरह से एस्टॉनिश्ड हो गए। ये उनका समझ ही बदल दिया कि टेक्स्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस सच में हमारे ग्रेट किन के लिए एक सेज हैं। क्राउन प्रिंस ने पेपर इन्वेंट किया और साथ ही मूवेबल टाइप प्रिंटिंग भी क्रिएट की। एक ही शीट पर सदियों कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लाइट वेट और कन्वीनियंट, और एक पेज में हजारों बैम्बू स्लिप्स का कंटेंट समा सकता है। इसके अलावा अब से बुक्स ट्रांसक्राइब करना, लॉज इशू करना और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सब मैन्युअली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ मूवेबल टाइप से प्रिंट किया जा सकता है। मेरे एस्टीम्ड कॉलीग्स, आप सब वाइज मैन हैं। ज़रूर आप समझ रहे होंगे कि ये 2 इन्वेंशंस ग्रेट किन के लिए कितनी प्राइसलेस हैं। चेनपिंग ने पैशनेट डिक्लेरेशन किया। पूरा कोर्ट शॉक में था जैसे ही वो बुक्स फ्लिप कर रहे थे।
सबकी नज़र ज़ाओ फेंग पर गई। हिज हाइनेस सच में एक सेज हैं। हम आपके सामने सर झुकाकर रिस्पेक्ट करते हैं योर हाइनेस। हिज मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस के गाइडेंस में ग्रेट किन हमेशा के लिए एंजॉर करेगी। पूरा कोर्ट एक साथ अपनी आवाज़ उठा रहा था। कैसे ये लोग पेपर और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग की इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर सकते थे? ये इन्वेंशंस पूरे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को बदल देंगे। मेरे लॉर्ड्स, ज़ाओ फेंग ने कहा, अब आप सब समझ रहे होंगे कि क्राउन प्रिंस ग्रेट किन के लिए कितने इनवैल्यूएबल हैं। ये सिर्फ एक झलक है जो वो कर सकते हैं, किन शी हुआंग ने प्राइड के साथ मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे के साथ कैसे वो खुश न हो। हिज मैजेस्टी इज़ वाइज। कोर्ट के ऑफिशियल्स ने एग्री किया। मैंने इस पर अपने फादर से भी डिस्कस किया। पूरी ग्रेट किन में पॉपुलेशन 80 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन जो लोग रीड और राइट कर सकते हैं वो मिलियन से ज़्यादा नहीं हैं। हम प्राउड हुआशिया के लोग ये रियलिटी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? पेपर और मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का पर्पस है कि हम लोगों को एनलाइटन करें, ज़ाओ फेंग ने प्रोक्लेम किया। बुक्स वाइडली प्रोड्यूस और डिसेमिनेट होंगी और स्टेट एकेडमीज एस्टैब्लिश करेगा। हम लोगों की विजडम को जगाएंगे। हैन फी ने एक्साइटेडली बोला। प्राइम मिनिस्टर हान, जैसे एक्सपेक्टेड था, आप ग्रेट किन का पिलर हैं। आपने बिल्कुल समझ लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ज़ाओ फेंग ने हल्का सा स्माइल के साथ कहा। फिर उसने कोर्ट ऑफिशियल्स को सर्वे किया। मेरे फादर और मैंने डिसीजन लिया है। 4 मेजर स्टेट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद हम पूरे एम्पायर में एकेडमीज़ एस्टैब्लिश करेंगे। पहले हम रेल्म को 9 प्रोविंसेस और 36 कमांडरीज में डिवाइड करेंगे। इन 9 प्रोविंसेस के अंदर हर काउंटी से शुरू करके हम काउंटी एकेडमीज़ एस्टैब्लिश करेंगे। हर कमांडरी में कमांडरी एकेडमीज़ और हर प्रोविंस में प्रोविंशियल एकेडमीज़। काउंटी एकेडमीज़ बेसिक लिटरेसी सिखाएंगी। कमांडरी एकेडमीज़ मिलिट्री और गवर्नमेंटल अफेयर्स सिखाएंगी। प्रोविंशियल एकेडमीज़ गवर्नेंस और नेशनल स्टेबिलिटी के स्ट्रैटेजीज सिखाएंगी। इन सब के ऊपर कैपिटल सिटी शियानयांग में हम इंपीरियल एकेडमी एस्टैब्लिश करेंगे, जहां 9 प्रोविंसेस के बेस्ट स्कॉलर्स एग्जामिन होंगे। जो पास होंगे वो कोर्ट में ऑफिशियल्स बनने के एलिजिबल होंगे। जैसे ही ज़ाओ फेंग ने ये प्लान अनाउंस किया, कोर्ट ऑफिशियल्स पूरे शॉक में थे। सिर्फ ज़ाओ फेंग के वर्ड्स से ही उनको उसकी एम्बिशन और डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा हो रहा था, जो ग्रेट किन को रिफॉर्म और एलिवेट करने की तरफ था। इस वक्त हर ऑफिशियल को याद आया वो वर्ड्स जो ज़ाओ फेंग ने पहली बार क्राउन प्रिंस बनने पर बोले थे। To establish a heart for heaven and earth, to secure the destiny of the people, to inherit the teachings of the sages, and to bring peace to all generations. ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये सच में अकम्प्लिश करने की उसकी नीयत थी। लोगों को एनलाइटन करना। कितना ओ इंस्पायरिंग विजन है, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडरटेकिंग। His Majesty is wise, His Highness the Crown Prince is wise. पूरा कोर्ट एक साथ डिक्लेयर कर रहा था। एक पॉलिसी जो ग्रेट किन के फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है, कौन अपोज कर सकता है? 9 प्रोविंसेस अब इस्टेब्लिश हो गए हैं। 9 सेक्रेड कॉल्ड्रंस ऑफ हुआशिया से डेलिनिएटेड। 36 कमांडरीज ऑफिशियली डिक्री की गई हैं। अब 9 प्रोविंसेस की गवर्नेंस के लिए केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट होंगे और अपने प्रोविंस के सब मैटर्स ओवरसी करेंगे। किन शी हुआंग ने कमांडिंग वॉइस में अनाउंस किया। उसकी नज़र हॉल के अक्रॉस स्वीप हुई। एक एक करके उसने उन ऑफिशियल्स के नाम अनाउंस किए जो प्रोविंसेस गवर्न करेंगे। यंग बिंग, appointed governor of Yang province, granted governor's seal, responsible for Yang province की governance और सब commanderies के administration के लिए। Kai Si, appointed governor of Jing province, granted governor's seal, responsible for Jing province की governance। Yao Jia,
appointed governor of X province, Meng Yi, appointed governor of U province, Feng Jie, appointed governor of Yong province, Fusu, appointed governor of Qing province, Feng Shuang, appointed governor of Ji province, Li Yu, appointed governor of Gun province, Lu Wen, appointed governor of Liang province. जैसे ही किन शी हुआंग कंटिन्यू कर रहे थे, फूसू के अलावा बाकी 8 न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स आगे आए, एक लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने डीपली बाव किया किन शी हुआंग और जाओ फेंग के सामने। 9 प्रोविंशियल गवर्नर्स डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे मुझे और क्राउन प्रिंस को। गवर्नर्स के रूप में आप रिस्पॉन्सिबल हैं एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और एनफोर्समेंट ऑफ लॉज के लिए अपने प्रोविंस में। ये एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ग्रेट ड्यूटी। आई ट्रस्ट कि कोई भी आप लोगों में से मुझे और क्राउन प्रिंस को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। किन शी हुआंग ने 8 ऑफिशियल्स की तरफ देखा। चैप्टर 312 चांसलर के रूप में पुनर्नियुक्ति, जाओ फेंग की अथॉरिटी, मिलिट्री रिक्रूटमेंट रिफॉर्म, एकेडमी सिस्टम। 8 मिनिस्टर्स ने एम्परर यिंग ज़ैंग और क्राउन प्रिंस जाओ फेंग के सामने रिस्पेक्टफुली बाव किया। हम हिज मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और प्रोविंसेस और काउंटीज में स्टेबिलिटी लाएंगे। 8 मिनिस्टर्स ने एक साथ कहा। 9 प्रोविंसेस के गवर्नर्स हर एक वास्ट टेरिटरीज को ओवरसी करेंगे और उनके पास इमेंस पावर होगी। उनका ऑफिशियल रैंक सीनियर मिनिस्टर के बराबर होगा। जहाँ तक 36 कमांडरीज के गवर्नर्स की बात है, जिन्हें मैंने ऑलरेडी अपॉइंट नहीं किया, उनकी वैकेंसीज आपके प्रोविंसेस संभालने के बाद डिसाइड होंगी। एक लिस्ट सबमिट करके मैं उनको अप्रूव करूंगा। एम्परर यिंग ज़ैंग ने 8 गवर्नर्स को इंस्ट्रक्ट किया। हम आपके डिक्री के अनुरूप काम करेंगे। 8 मिनिस्टर्स ने तुरंत जवाब दिया। 9 प्रोविंसेस के लिए गवर्नर्स अपॉइंट हो गए हैं और हर प्रोविंस के पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स के रीजनल ट्रूप्स हैं। इन ट्रूप्स को केपेबल जनरल्स चाहिए जो उनको कमांड करें। क्राउन प्रिंस ने सूटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। यिंग ज़ैंग मुस्कुराते हुए जाओ फेंग से पूछा। फादर, जाओ फेंग ने जवाब दिया, मैंने ऑलरेडी नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं जनरल्स के लिए जो ट्रूप्स को हर प्रोविंस में कमांड करेंगे। मैंने मेरिटोरियस ऑफिसर्स चूज किए हैं हमारे 5 ग्रेट मिलिट्री कैंप से। मैंने रेलेवेंट ऑर्डर्स ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। गुड। यिंग ज़ैंग ने अप्रूवल के साथ सर हिलाया और प्रेस नहीं किया। ऑनर्ड मिनिस्टर्स, जाओ फेंग ने कंटिन्यू किया। जब आप अपने प्रोविंसेस में ड्यूटीज अज्यूम करेंगे, आपका पहला काम होगा एकेडमीज एस्टैब्लिश करना, काउंटीज, कमांडरीज और प्रोविंसेस में। योर हाइनेस, मिनिस्टर यान बेंग रिस्पेक्टफुली स्टेप फॉरवर्ड हुआ और पूछा, एकेडमीज बन जाने के बाद स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? टीचर्स कहाँ से आएंगे? ट्यूशन फीस कितनी होगी और कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या होगी हर लेवल पर? अच्छा सवाल है, जाओ फेंग ने स्माइल के साथ कहा और फिर एक्सप्लेन किया। जब 9 प्रोविंसेस के एकेडमीज एस्टैब्लिश हो जाएंगे, सब इंडिविजुअल्स जो 8 to 25 इयर्स के बीच हैं, वो काउंटी एकेडमीज में एनरोल हो सकते हैं। काउंटी एकेडमीज का ट्यूशन फीस फ्री होगा और बेसिक लॉजिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स को अपना खाना लाना पड़ेगा। काउंटी एकेडमीज का करिकुलम 2 इयर्स का होगा। 2 साल के बाद स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे। जो अच्छे परफॉर्म करेंगे वो कमांडरी एकेडमीज में एडवांस करेंगे।
कमांड्री एकेडमीज का ट्यूशन फीस 500 कॉइन्स होगा। स्टूडेंट्स को खुद का खाना लाना पड़ेगा और प्रोग्राम 1 साल का होगा। उसके बाद एग्जाम होगा जो डिसाइड करेगा कौन प्रोविंशियल एकेडमीज में जाएगा। प्रोविंशियल एकेडमीज का ट्यूशन फीस 800 कॉइन्स होगा। प्रोग्राम भी 1 साल का होगा और स्टूडेंट्स को खुद का खाना लाना पड़ेगा। प्रोविंशियल एकेडमी एग्जाम्स पास करने के बाद स्टूडेंट्स कैपिटल एकेडमी शानयांग में जाएंगे फाइनल इवैल्यूएशंस के लिए। जो पास होंगे वो गवर्नमेंट सर्विस में ऑफिशियल्स बन सकते हैं। ये प्लान सुनते ही मिनिस्टर्स इम्प्रेस्ड हो गए और नॉड किया। काउंटी एकेडमीज लिटरेसी और बेसिक नॉलेज पर फोकस करेंगे। कमांड्री एकेडमीज गवर्नेंस और मिलिट्री अफेयर सिखाएंगे। प्रोविंशियल एकेडमीज एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। कैपिटल एकेडमी शानयांग फाइनल टेस्टिंग ग्राउंड होगी, जहां सबसे टैलेंटेड लोग सिलेक्ट होंगे एम्पायर की सर्विस के लिए। सिर्फ 4 साल में एम्परर यिंग ज़ैंग ने ब्रॉड स्माइल के साथ कहा, ये एकेडमीज ऑपरेशनल हो जाएंगी और काउंटलेस टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को कल्टिवेट करेंगे हमारे एम्पायर के लिए। बेस्ट लोग गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे और हमारे रूल को स्ट्रेंथन करेंगे। वो ऑलरेडी फ्यूचर एनविजन कर रहे थे, जहां एकेडमी सिस्टम फ्लरिश करे और जेनरेशंस ऑफ केपेबल ऑफिशियल्स तैयार हों। एकेडमीज के टीचर्स के लिए जाओ फेंग ने कंटिन्यू किया। मैंने एनवॉइस सेंड किए हैं स्टेट ऑफ ची में स्कॉलर्स रिक्रूट करने के लिए। एस्टीम्ड स्कॉलर शुन जी ने अग्री किया है कैपिटल एकेडमी के हेड बनने के लिए और पूरे एम्पायर के एकेडमीज ओवरसी करने के लिए। कोर्ट स्टन्ड साइलेंस में था। शुनजी, वो ग्रेट मास्टर जिनके डिसाइपल्स में चांसलर हान फे और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ली सी भी शामिल हैं, वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में टावरिंग फिगर हैं। अपनी लाइफ जीशा एकेडमी में टीचिंग में स्पेंड की है और पहले कभी वहां से बाहर नहीं गए। सोचो, क्राउन प्रिंस में उन्हें परसुएड किया कि वो हमारे एकेडमीज लीड करे। ये सच में इनक्रेडिबल है। मास्टर शुनजी के साथ एकेडमी सिस्टम जरूर थ्राइव करेगा। इंडीड, शुनजी जैसे फिगर सिस्टम को लेजिटिमेसी देता है। स्कॉलर्स एम्पायर के हर कोने से फॉलो करेंगे। इवन हान फेई और ली सी अस्टॉनिश थे। क्राउन प्रिंस सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हान फे ने ली सी से मर्मर किया, हमारी टीचर हमेशा जीशा एकेडमी में है। अब वो एडवांस्ड इन इयर्स हैं और रिटायर होने वाले थे। फिर भी क्राउन प्रिंस ने उन्हें कन्विंस किया ये मॉन्यूमेंटल टास्क लेने के लिए। मास्टर शुनजी के साथ एकेडमी जरूर प्रॉस्पर करेंगे। स्कॉलर्स की दुनिया में विजडम और वर्च्यू का सबसे बड़ा सिंबल हमारा टीचर है। ली सी ने अग्रीमेंट में नॉड किया। प्रेजेंट एज के स्कॉलर्स में शुनजी पिनिकल पर खड़े थे। उनके स्टूडेंट्स हर स्टेट में प्रोमिनेंस में आए, कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बने। हान फे और ली सी खुद एग्जाम्पल्स हैं। शुनजी अगर लीड करें एकेडमी सिस्टम को तो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन गारंटीड है। उसी समय मिनिस्टर चुन्यू युए कॉशियसली स्टेप फॉरवर्ड हुआ। योर हाइनेस, वो हेजिटेंटली बोला, अकेडमीज मेनली कन्फ्यूशनिज्म, लीगलिज्म या दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ाएंगे। फ्यूसू के डिपार्चर के बाद चुन्यू युए और कन्फ्यूशन फैक्शन काफी सबड्यूड हो गए थे कोर्ट में। वांग वान और कुइज वांग का फेट देखकर चुन्यू युए अब रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकते थे। कन्फ्यूशन स्कॉलर के रूप में वो पिन आए थे कन्फ्यूशन आइडियल्स प्रमोट करने के लिए।
अब अकेडमीज एस्टैब्लिश हो रही हैं और वो डीपली कंसर्न्ड है कि क्या लीगलिस्ट टीचिंग्स डोमिनेट करेंगी और कन्फ्यूशनिज्म का स्कोप कम होगा। चुन्यू यूए के क्वेश्चन सुनते ही सब मिनिस्टर जाओ फेंग की तरफ देखे, उनकी रिस्पॉन्स का इंतजार करते हुए। एम्परर यिंग ज़ैंग सिर्फ स्माइल करते रहे और साइलेंट रहे। उनका और उनके बेटे का विजन सेम था। क्विन कभी भी एक डॉक्ट्रिन को ही फेवर नहीं करेगा। चाइना की लैंड ने एंशिएंट टाइम से काउंटलेस स्कूल्स ऑफ थॉट नर्चर किए हैं। स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड से लेकर आज तक 100 स्कूल्स ऑफ थॉट थ्राइव करते रहे हैं, हमारी सिविलाइजेशन शेप करते हुए। एकेडमी सिस्टम का मेरा विजन है लोगों को एनलाइटन करना और एम्पायर के लिए टैलेंट कल्टिवेट करना, नेशनल पावर स्ट्रेंथन करना। इसलिए एकेडमीज किसी एक स्कूल ऑफ थॉट तक लिमिटेड नहीं होंगे। ये सब 100 स्कूल्स की विजडम पढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि एक डॉक्ट्रिन सब पर सुपीरियर हो, मैं हर फिलॉसफी के स्ट्रेंथ्स एम्ब्रेस करना चाहता हूँ। जाओ फेंग का वॉइस अथॉरिटी से भरा हुआ था, जैसे वो कोर्ट को सर्वे करते हुए अपनी बात रख रहे थे। मिनिस्टर्स ने एक्सचेंज ग्लांसेस किए, उन्होंने क्राउन प्रिंस के शेयर एम्बिशन को फील किया। सब स्कूल्स ऑफ थॉट वेलकम, सब फिलॉसफीज के स्ट्रेंथ्स अब्सॉर्ब करना, यही था विजन ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ क्विन। तो इसका मतलब है कि कन्फ्यूशन स्कॉलर्स को भी एकेडमीज में टीचिंग का चांस मिलेगा? चुन्यू यूए कॉशियसली पूछा। वो वरिड था कि उसके पास्ट एक्शन जाओ फेंग के रिटेलिएशन को प्रोवोक कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी सेड, जाओ फेंग ने अथॉरिटी से जवाब दिया। चैप्टर 313 स्कूल्स ऑफ थॉट, प्रिंसेस की शादी और छोटे देशों का संदेश। ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट को टीच करने का अधिकार होगा, जाओ फेंग ने कोर्ट में गुनगुनाते हुए कहा। चाहे वो डाओइज्म हो, लीगलिज्म हो, कन्फ्यूजनिज्म हो, मोहिज्म, गोंगशू या मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज को सिखाया जा सकता है। आगे चलकर ग्रेट किन को सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करने वाले नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग भी चाहिए जो मिलिट्री कमांड, क्राफ्ट्समैनशिप, इंजीनियरिंग और अन्य फील्ड्स में स्किल्ड हों। कोर्ट मीटिंग के बाद मैं एक डिक्री इशू करूंगा। इसमें अनाउंस होगा कि सब स्कॉलर्स हर स्कूल ऑफ थॉट से जो टीचिंग करना चाहते हैं, शियानयांग आकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंट करूंगा उन्हें रिव्यू करने के लिए, और जो सच में टैलेंटेड होंगे उन्हें काउंटी, प्रीफेक्चरल या प्रोविंशियल एकेडमीज में टीच करने की इजाज़त मिलेगी, ताकि नॉलेज पूरे देश में फैल सके। जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा। ये सुनते ही चुन्यू यूए का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा और वो तुरंत बो करते हुए बोला, योर हाइनेस, आप सबसे वर्चुअस हैं। कोर्ट के काफ़ी कन्फ्यूजन स्कॉलर्स भी फॉलो करते हुए बोले, योर हाइनेस, आप सबसे वर्चुअस हैं। क्लियरली जाओ फेंग का ब्रॉड माइंडेड होना और पुराने ग्रजेस को छोड़ देना उनका रिस्पेक्ट जीत गया था। जब जाओ फेंग को क्राउन प्रिंस बनाया गया और फूसू नॉर्थ फ्रंटियर के लिए चला गया, तो ये स्कॉलर्स सोच रहे थे कि उनका फ्यूचर ग्रेट किन में मुश्किल और अनसर्टन होगा। लेकिन जाओ फेंग ने उन्हें टारगेट नहीं किया, बल्कि अब उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी टीचिंग के लिए। कैसे वो डीप ने मूव्ड नहीं होते? ग्रैंड ट्यूटर चुन्यू यूए, जाओ फेंग ने चुन्यू यूए को देखते हुए कहा, कोर्ट मीटिंग के बाद मेरी रेजिडेंस आइए, एक इम्पॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। आई शैल बी देयर विदाउट फेल। चुन्यू यूए ने बो किया, उसका दिल अस्टॉनिशमेंट से भरा हुआ। जाओ फेंग ने कोर्ट के अराउंड ग्लांस किया और फिर बोला,
माय लॉर्ड्स, अब डिस्कशंस कंटिन्यू करते हैं। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, प्रिंसेस की शादी के प्रेपरेशंस पूरे हो गए हैं। वो 10 दिन में शादी के लिए तैयार है। कृपया फाइनल डिसीजन दें। एक एल्डरली मिनिस्टर ज़ांग चांग स्टेप फॉरवर्ड हुआ। ज़ांग चांग 9 मिनिस्टर्स में से सबसे लो रैंक का ग्रैंड हेरल्ड था, लेकिन वो भी जुनजी का डिसाइपल था। हन फेई और ली सी के साथ स्टडी किया था। ज़ाओ फेंग और फैमिली ने अपनी एंसेस्ट्री फॉर्मली एक्नॉलेज करने के बाद ज़ाओ यंग ऑफिशियली लेजिटिमेट प्रिंसेस ऑफ ग्रेट किन बन गई थीं। एक लेजिटिमेट प्रिंसेस की शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है। सब कुछ केयरफुली अरेंज किया गया था और सेरेमनी का स्केल ग्रैंड था। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस यिंग ज़ैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी रेजिडेंस तैयार है? ली सी एक्साइटमेंट से भरा तुरंत आगे आया और लाउडली बोला, योर मैजेस्टी, मेरी रेजिडेंस फुली प्रिपेयर्ड है प्रिंसेस को वेलकम करने के लिए किसी भी समय। ली फैमिली के लिए ज़ाओ यिंग को अपने घर में वेलकम करना सिर्फ एक वाइफ पाने का मामला नहीं था, बल्कि फैमिली के फ्यूचर का सेफगार्ड था। अभी फर्स्ट एम्परर रेन कर रहे थे और फ्यूचर में क्राउन प्रिंस थ्रोन पर आएगा। इस कनेक्शन के साथ ली फैमिली सबसे पावरफुल हाउस होल्ड्स में से एक बन जाएगी, सिर्फ इंपीरियल क्लैन के बाद। प्रॉस्पेरिटी अश्योर्ड थी। ली यू, यिंग ज़ैंग ने फिर ली यू की तरफ देखा। योर मैजेस्टी, मैं पहले से तैयार हूँ यिंगर को अपनी वाइफ बनाने के लिए। उसकी बिलाविड फाइनली उसकी वाइफ बनने वाली थी। वो बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। गुड, यिंग ज़ैंग ने नॉड करते हुए अप्रूवल दिया। मिनिस्टर ज़ांग, शादी का डेट फिक्स है। सब सेरेमनीज अटमोस्ट सोलेमनिटी के साथ कैरी आउट हों। उस दिन मैं, एम्प्रेस, क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस सब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की रेजिडेंस में होंगे। आई शैल ओबे द डिक्री, ज़ांग चांग ने तुरंत बो किया। फिर वी लियाओ स्टेप फॉरवर्ड हुआ। योर मैजेस्टी, कुछ दिन पहले 2 नॉर्थ ईस्टर्न नेशंस, तुआन और गोगुरिया, हमारे बॉर्डर जनरल से मिले। वो एमिसरीज भेजना चाहते हैं ग्रेट किन में और ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तुआन और गोगुरिया, ये कौन से देश हैं? मैंने कभी सुना नहीं। ये दोनों नेशंस पहले यान स्टेट के नेबर्स थे और ग्रेट किन से बॉर्डर नहीं करते थे। अब जब हमने लैंड यूनिफाई किया, ये नेचुरली हमारे नेबर्स बन गए हैं। पास्ट में भी इवन वीक यान स्टेट उन्हें डराता था। अब तो हमारे माइटी ग्रेट किन के साथ वो और भी ज़्यादा डरेंगे। ये छोटे नेशंस हमसे नेचुरली टेरिफाइड हैं। ये सुनते ही कोर्ट ऑफिशियल्स डिस्कस करने लगे। ज़्यादातर ऑफिशियल्स इन दोनों नेशंस को इनसिग्निफिकेंट बारबेरियन स्टेट्स मान रहे थे। ग्रेट किन अब अपने पीक पावर में था। नेशनल स्ट्रेंथ और मिलिट्री माइट पीक पर थी। छोटे नेशंस के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे। ये एरोगेंस था जो ग्रेट एम्पायर की प्रेस्टीज से आती है। ज़ाओ फेंग बैचुरली स्माइल करते हुए सिचुएशन को अम्यूजिंग पा रहे थे। पिन पीपल, ग्रेट किन के लोग, हुआक्सिया के लोग, उनका एम्बिशन था कि वो सब नेशंस और सब पीपल्स के ऊपर सुप्रीम हों। उनके एम्पायर का प्रेस्टीज, उनके पीपल का प्रेस्टीज एक दिन पूरे वर्ल्ड को दिखाया जाएगा। फेंग, मैं याद करता हूँ जब आपने डोंगहू पर सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था। आपकी एक सेना तुआन से गुजरना चाहती थी, लेकिन तुआन ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया और उन्हें ग्रेट किन वापस आते वक्त बड़ी रिस्क लेने पड़े। यिंग ज़ैंग ने ज़ाओ फेंग की तरफ देखते हुए कहा। जी फादर, ज़ाओ फेंग ने कामली जवाब दिया। ये सच में तुआन ही था। यिंग ज़ैंग ने थोड़ी देर के लिए आंखें झुकाईं, फिर स्नॉट करते हुए कहा,
एक छोटा सा देश भी इतना इंसोलेंट हो, मेरी ग्रेट किन की आर्मी के मार्च को रोकने की हिम्मत करे। ये लोग मौत को इनवाइट कर रहे हैं। कृपया अपना गुस्सा थोड़ा शांत करें फादर, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी के लिए ग्रेट किन अपने लोगों को स्टेबलाइज करने और एम्पायर की रूल को सॉलिड करने पर फोकस करे। अभी हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारी नेशनल पॉलिसीज़ पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और हमारा एम्पायर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों छोटे देश हमारे लिए एक मक्खी को क्रश करने जैसी आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी के लिए हमारे रिफॉर्म्स को बहुत पैसा और अनाज चाहिए। अगर ये दोनों देश थोड़ी वेल्थ कंट्रीब्यूट कर दें तो ये बुरा नहीं होगा, जाओ फेंग ने स्माइल करते हुए कहा। यू लिटिल फॉक्स, यिंगजेंग ने हंसते हुए कहा। तू अब इनका ट्रिब्यूट लेगा, फिर कभी इन्हें डिस्ट्रॉय करने का एक्सक्यूज ढूंढेगा, है ना? जी फादर, आपने सही समझा, जाओ फेंग ने हार्टी लाफ के साथ जवाब दिया। इस फादर सन एक्सचेंज के बीच ग्रेट किन के ऑफिशियल्स भी हंस पड़े। हा 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 हा, क्राउन प्रिंस सही बोल रहा है। नेशनल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में ग्रेट किन को बहुत रिसोर्सेज खर्च हुई हैं और एकेडमीज का कंस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा मांग करेगा। अगर ये दोनों देश कुछ ट्रिब्यूट दे दें, छोटा सा हो, फिर भी हमारे बर्डन को थोड़ा ईज करेगा। ग्रेट किन इन दोनों देशों को ईजिली क्रश कर सकता है। जैसे ही हमारी पॉलिसीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी, हमारी नेशनल स्ट्रेंथ अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचेगी। कोर्ट मिनिस्टर्स सब हंस रहे थे। इन दैट केस, यिंगजेंग ने डीप वॉइस में कहा, ये दोनों नेशंस हमारे ग्रेट किन में एनवॉइस भेज दें, लेकिन तुआन किंगडम को प्रॉपर शो ऑफ फोर्स दिखाना ज़रूरी है। आई एक्सेप्ट द डिक्री और बॉर्डर ऑफिशियल्स को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्ट करूंगा, वीलियाओ ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। फादर, जाओ फेंग ने बोला, अब जबकि शेंजू की लैंड पैसिफाइड हो गई है और वेरियस स्टेट्स कॉन्कर हो चुके हैं, पहले हम हर साल यंग मैन को आर्मी में रिक्रूट करते थे, लेकिन अब ये नेशनल पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। यिंगजेंग ने अग्रीमेंट में सर हिलाया। फेंगर सही है, पहले यंग मैन को एनुअली रिक्रूट करते थे ताकि ट्रूप स्ट्रॉन्ग रहें, लेकिन अब चेंजेस ज़रूरी हैं। फेंगर, तुम्हारा क्या ख्याल है? फादर, जाओ फेंग ने थोड़ी हेल्पलेसनेस के साथ कहा, आप खुद ये सब मैटर्स हैंडल नहीं करना चाहते हैं ना? सब मुझे सोचने दे रहे हैं। कोर्ट मिनिस्टर्स हंसने को सप्रेस कर रहे थे। जब से जाओ फेंग क्राउन प्रिंस बना और गवर्नेंस देखने लगा, कोर्ट का एटमॉस्फेयर सटली चेंज हो गया था। हिस्ट्री में कभी भी किसी मोनार्क और एयर का इतना हार्मोनियस रिलेशन नहीं देखा गया था। जो केपेबल हैं उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, यिंगजेंग ने चकल करते हुए कहा। अगर मैं पॉलिसी प्रपोज करूं, फादर इम्प्लीमेंट करेंगे? नेचुरली, यिंगजेंग ने बिना हेजिटेशन के नोट किया। रिक्रूटमेंट पॉलिसी कंटिन्यू होगी, लेकिन पुराने तरीके से नहीं, जाओ फेंग ने ऑर्डर दिया। अब से 5 ग्रेट कैंप्स के सुप्रीम जनरल्स रिटायरिंग सोल्जर्स का नंबर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करेंगे, जो फिर रिक्रूटमेंट हॉल तक पास करेगा। यंग मैन अक्रॉस ग्रेट किन को फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा और कैंप्स में एनलिस्ट होंगे। कैंप्स फुल होने के बाद जो रिमेनिंग रिक्रूट्स हैं, उन्हें एग्रीकल्चरल कोर्स में सर्व करवाया जाएगा। ये लेबर सर्विस के रूप में काउंट होगा। 2 साल का पीरियड। इस दौरान उन्हें रेगुलर सोल्जर्स की पे मिलेगी। 2 साल के बाद वो चूज कर सकते हैं स्टे या वापस घर। ग्रेट किन को अवेलेबल मैन पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा, नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। जाओ फेंग के वर्ड्स फर्म थे। कोर्ट मिनिस्टर्स ऑल नॉडेड इन अप्रूवल। ये प्रपोजल मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम मेंटेन करता था और एक्सेस मैन पावर प्रोडक्टिव यूज में भी लगता था। जनरल्स ऑफ द 5 ग्रेट कैंप्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जाओ फेंग ने कंटिन्यू किया। क्राउन प्रिंस का डिक्री सुन लिया?
The new recruitment and agricultural policies will be implemented starting this year, यिंगज़ेंग ने स्माइल के साथ डिक्लेयर किया। We obey the imperial decree, सुप्रीम जनरल्स और वी लियाओ तुरंत रिस्पॉन्ड किया। वेरी गुड, आज की कोर्ट सेशन ऑलमोस्ट कंक्लूड हो रही है, लेकिन अडजर्न होने से पहले एक और मैटर है। यिंगज़ेंग का वॉइस सीरियस हो गया। कोर्ट मिनिस्टर्स के एक्सप्रेशंस भी सॉलम हो गए। गुओ जुआंग का असैसिनेशन अटेम्प्ट क्राउन प्रिंस पर हुआ था, जिसकी वजह से पूरे क्लैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। राइट चांसलर की पोजीशन अब वेकेंट है। मैंने इस मैटर पर बहुत सोचा और अपना डिसीजन ले लिया है। ये वर्ड्स सुनते ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, स्पेशली 9 मिनिस्टर्स, ब्रेथ होल्ड करके वेट कर रहे थे। स्पेशली ली सी, उसके हाथ टाइटली स्लीव्स में बंद थे और हार्ट पाउंड कर रहा था। जब वांग वान की फैमिली एक्सटर्मिनेट हुई, उसने ड्रीम किया था कि वो राइट चांसलर बनेगा, लेकिन हान फे अनएक्सपेक्टेडली इमर्ज हुआ और ली सी डिसअपॉइंट हुआ। बाद में उसने रियलाइज़ किया कि हान फे की अपॉइंटमेंट सिर्फ उसकी एबिलिटीज़ की वजह से नहीं, बल्कि ज़ाओ फेंग की क्लोज टाइज की वजह से हुई थी। हान फे क्राउन प्रिंस का फॉलोअर था, इसलिए उसे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और स्मूथली राइट चांसलर बना। अब सबके वॉचफुल गेज के बीच यिंगज़ेंग की आंखें ली सी पर पड़ती हैं। तिंगवी ली सी, यिंगज़ेंग ने अनाउंस किया, तुम हाईली केपेबल हो। किन आने के बाद तुमने काउंटलेस सर्विसेज रेंडर की हैं और अनवेवरिंग लॉयल्टी स्वॉर की है। तुम देयरफॉर वर्दी हो राइट चांसलर बनने के। ये वर्ड सुनते ही ली सी का चेहरा जॉय से चमक उठा। तुरंत वो आगे बढ़ा और डीपली बाव किया यिंगज़ेंग और ज़ाओ फेंग दोनों के सामने। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करता हूँ ग्रेट किन के सर्विस में। यिंगज़ेंग ने फेंट स्माइल दिया। डू नॉट फेल इन योर ड्यूटीज एज राइट चांसलर। I will not let your majesty or the crown prince down, ली सी ने फर्मली डिक्लेयर किया। गुड, यिंगज़ेंग ने नोट किया। कोर्ट ऑफिशियल्स के एक्सप्रेशंस को वो नोटिस कर रहे थे। Our great kin has vanquished the states और शेंजू को यूनिफाई कर लिया है। बट अफेयर्स ऑफ स्टेट वास्ट और कॉम्प्लेक्स हैं। काउंटलेस रिपोर्ट्स पूरे एम्पायर से आते हैं जो मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल है। इसलिए मैंने एक केपेबल मिनिस्टर को वापस बुलाया है, एन एल्डर ऑफ माइन।